हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सिस्टमैटिक्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम। तो दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग चैप्टर लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 3 अलग अलग किंगडम्स की डिटेल्ड स्टडी कर ली है। हम लोग किंगडम मोनेरा को अच्छे से जान चुके हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को अच्छे से जान चुके हैं एंड किंगडम फंजाई को भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द वेरी फोर्थ किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटे। एंड जैसे ही हम लोग अगले 2 लेक्चर्स के अंदर, आज का लेक्चर, कल का लेक्चर एंड परसों का लेक्चर, जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे किंगडम प्लांटे, हम लोग बढ़ जाएंगे किंगडम एनिमेलिया की तरफ। यानी पांचों किंगडम्स हमारी एकदम एब्सोल्युटली कॉन्क्रीट क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपकी रैप हो रही होंगी। एंड देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की तरफ। तो ये जो चैप्टर है, इसको हम लोग ना 3 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने वाले हैं। सबसे पहला जो टुकड़ा होगा आज, वो होगा इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम, जो कि छोटा टुकड़ा होगा। देन सबसे ज्यादा बड़ा यहां पे जो आपका एक कैटेगरी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो है एल्गी। सबसे ज्यादा डिटेल्ड ये है। फिर उससे थोड़ा कम डिटेल्ड है ब्रायोफाइट, उससे थोड़ा कम डिटेल्ड है टेरिडोफाइट, और लगभग उतना ही बड़ा आपका टॉपिक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जैसा मैंने आपको बताया था, अलग अलग चैप्टर्स में उसका डिस्कशन होता है। जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है, उसमें एंजियोस्पर्म्स की ही मॉर्फोलॉजी का यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डिस्कशन है, रूट स्टेम लीफ फ्लावर का डिस्कशन है। उससे जस्ट अगला चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वहां फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स के और ज्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग घुस रहे होंगे। हम जानेंगे कि एक एंजियोस्पर्म जो है, उसकी रूट के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, वो किस तरीके से अरेंज्ड है, किस तरीके से सेल्स अरेंज्ड है स्टेम के अंदर, किस तरीके से सेल्स अरेंज्ड है लीफ के अंदर, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां हम जानेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म्स है, वो एक्चुअल में रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो सिंस एंजियोस्पर्म का जिक्र अलग अलग चैप्टर्स में भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो इस चैप्टर से उस कंटेंट को हटा दिया गया है फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। बहुत कम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आधे पेज का, जो कि पॉइंट्स बाकी सारे चैप्टर्स में भी रिपीट हो जाते हैं। यानी मेन हमें 4 कैटेगरीज यहां पर पढ़नी है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंड सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, द इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम। ये हम लोग आज सीखने वाले हैं और बहुत प्यारे तरीके से सीखने वाले हैं, और कई सारे क्वेश्चंस फिर हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो मजा बहुत आएगा, आराम से सारी चीजों को पूरे फोकस के साथ सुनते चलिएगा और एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। दोस्तों, हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मिस्टर आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 1969 में इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें 5 किंगडम्स में प्लेस कर दिया था। दैट इज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड किंगडम प्लांटे इन डिटेल, और उसके बाद हमारी एक किंगडम बचेगी जिसे हम किंगडम एनिमेलिया कहते हैं। एक बात जो यहां पर सीखने लायक है, समझने लायक है, वो ये है कि प्लांट किंगडम की जो डेफिनेशन है, ये दुनियादारी में एज वेल एज किताबों में, साइंटिस्ट की नजरों में चेंज होती रही है विद टाइम। प्लांट किंगडम की परिभाषा बदलती रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 किंगडम सिस्टम की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, जितने भी क्राइजोफाइट हैं, जितने भी डाइनोफ्लैजेलेट हैं, जितने भी फंगस हैं, ये सारे के सारे क्या है, प्लांट है। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस साहब की 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होगी वो प्लांटे में आएंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होगी वो एनिमेलिया में आएंगे। तो जो बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सारे पहले क्या थे, प्लांट हुआ करते थे 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से। भाई 3 किंगडम सिस्टम में जब किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस करी गई, हेकल साहब ने जब किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कहां डाल दिया मेरे भाई, आपका किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। यानी अब आपके जो क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, जो पहले किंगडम प्लांटे में थे 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से, वो अब प्रोटिस्टा में आ गए। जब 5 किंगडम सिस्टम हम लोगों ने तैयार किया, आर.एच. विटेकर साहब ने जब 5 किंगडम सिस्टम तैयार किया, तो पहले जो बैक्टीरिया किंगडम प्लांटे में बैठे हुए थे, अब वो किंगडम मोनेरा में आ गए। पहले जो फंगस किंगडम प्लांटे में बैठे हुए थे, अब वो किंगडम फंजाई में आ गए, अलग से उनकी एक किंगडम बन गई। यानी किंगडम प्लांटे में उथल पुथल चलती रही है। आज के दिन में टोटल 5 कैटेगरीज हैं जो कि किंगडम प्लांटे में हमको देखने को मिलती हैं, और वो है आपकी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इसमें आपको पता है कि हम बायोलॉजी में जब भी
एक सीक्वेंस में बढ़ रहे होते हैं, हम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे होते हैं। यानी एल्गी जो है ये दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट लेवल के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, और एंजियोस्पर्म्स जो है ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स ऑन अर्थ, एंड ये आपके सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होंगे, तो इनमें कुछ खास चीजें भी होनी चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, यहां पर 3 ऐसी चीजें होती हैं जो बाकी जगह नहीं पाई जाती। एंजियोस्पर्म्स को हम प्यार से क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट, यानी सिर्फ यही ऐसे प्लांट होंगे जिनमें आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। अगर किसी भी पेड़ में, पौधे में आपको फूल देखने को मिल जाए, अगर फूल खिले हैं कहीं गुलशन गुलशन, इसका मतलब पक्का एंजियोस्पर्म है। अगर आपको कहीं फल देखने को मिल जाए, फ्रूट देखने को मिल जाए किसी भी प्रकार का, मतलब पक्का एंजियोस्पर्म है। और एक चीज आप आगे चल के पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स है, पेक्यूलियर कैरेक्टर्स है किसके? एंजियोस्पर्म के। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है। सबसे कॉम्प्लेक्स मतलब इनका स्ट्रक्चर भी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग भी हैं पूरे अर्थ पे। सबसे ज्यादा फले फूले जो हैं ये आपके कौन से प्लांट हैं? सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग ये आपके एंजियोस्पर्म है, इसीलिए सबसे ज्यादा अबंडेंट भी हैं, हर जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, एक ऐसा प्लांट जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो है एंजियोस्पर्म, क्योंकि इनकी सर्वाइवल कैपेसिटी बहुत तगड़ी है। इवोल्यूशन के दौरान जब ये बने तो ये बहुत खूब बने और बहुत कमाल के बने, इसीलिए हर जगह पर ये देखने को मिलते हैं। बहुत डोमिनेटिंग है, पूरे दुनिया पे इनका दबदबा है, कब्जा है इनका। तो मेरे भाई ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, एल्गी आपके सबसे सिंपल लेवल के प्लांट्स हैं। और क्योंकि डेफिनेशन आपकी प्लांट किंगडम की चेंज होती रही है विद टाइम, तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अर्लियर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा, फंगस, ये सारे के सारे प्लांट में आया करते थे, प्लांट में इंक्लूडेड थे। बट नाउ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर, इनको प्लांट किंगडम से धक्का मार के बाहर भगा दिया गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू का मतलब सयान, ब्लू कलर का पिगमेंट, सायानोबैक्टीरिया। ग्रीन मतलब क्लोरोफिल ए लाइक आपका यहां पर पिगमेंट है। एल्गी यानी खाना बनाता है, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो खाना बनाता है। इसकी तुलना सीधा एल्गी से कर दी थी, और इसीलिए इसे एल्गी के साथ साथ सेम किंगडम में भी रख दिया था। लेकिन मेरे दोस्त, अब एल्गी तो सच में प्लांट है, तो प्लांट में ही रह गया, और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका असली नाम साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया था तो इसको धक्का मार के बाहर भगा दिया है किंगडम प्लांटे से, और अब इसे किंगडम मोनेरा में शिफ्ट कर दिया है। यानी प्लांट किंगडम की परिभाषा, प्लांट किंगडम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स वक्त के साथ शफल होते रहे हैं, चेंज होते रहे हैं। ये आपने देखा, ये आपने सीखा। नाउ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं प्लांट के जो एकदम कांस्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जो कि आपके प्लांट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, दुनिया की इकलौती ऐसी किंगडम जो कि प्रोकैरियोटिक है वो है किंगडम मोनेरा, बाकी सारी यूकैरियोटिक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें देखने को मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके सेल में देखने को मिलेंगी। दूसरा, सेल्यूलोज की सेल वॉल आपकी कहां पाई जाती है? गुरुजी, प्लांट में पाई जाती है। फंगस में काइटिन की सेल वॉल थी। आपके किंगडम प्रोटिस्टा में अलग अलग तरीके की सेल वॉल थी, कईयों में सेल वॉल थी भी नहीं। एंड मेरे दोस्त, अगर आप बात करें मोनेरा की, तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल थी आपके यूबैक्टीरिया में, एंड सूडोम्यूरिन की सेल वॉल थी आर्कीबैक्टीरिया में, और एनिमेलिया में कोई सेल वॉल थी ही नहीं। सेल्यूलोजिक सेल वॉल एक कैरेक्टर है प्लांट का। फोटोसिंथेसिस ये खूब दिखाते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं ज्यादातर। एक आधा एक्सेप्शन यहां भी है मेरे भाई, एक आधा हल्का फुल्का एक्सेप्शन यहां भी है। यहां भी आपके जो है कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो खुद का खाना नहीं बना सकते, जैसे अमरबेल का आपने नाम सुना होगा, कस्क्यूटा का। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान उसकी पत्तियां जो हैं वो गायब हो गई, और उसका जो क्लोरोफिल है वो भी गायब हो गया। तो येलो कलर की आपकी धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो कई पेड़ों पे गिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होता है, तो वो क्या है? कस्क्यूटा है, अमरबेल है। तो अमरबेल क्या करती है? बाकी प्लांट्स के जो जाइलम एंड फ्लोएम है, जो पाइप्स है जिनके थ्रू खाना पीना ट्रांसफर हो रहा होता है, उनके साथ कनेक्शन बना लेती हैं और वहीं से खाना पीना ले रही होती हैं, क्योंकि खुद का पत्ता इनके पास नहीं है और क्लोरोफिल भी नहीं है। तो येलो कलर के धागे से आपको कई बार ना प्लांट्स पे गिरे हुए देखने को मिलते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या है? आपका एक प्लांट है जो कि न्यूट्रिशन डेराइव कर रहा है किसी दूसरे होस्ट प्लांट से, तो इसे प्लांट पैरासाइट कहते हैं। यस, तो मेरे भाई ये एक आधा एक्सेप्शन है, अदरवाइज ज्यादातर ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, एंड मोस्टली मल्टीसेल्यूलर। भाई ये बात तो हमें पता है, क्योंकि अगर मैं एक बॉटनिस्ट हूं तो मेरे लिए क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास आज भी क्या है मेरे भाई? ये आपके प्लांट हैं, तो मैं इनको यहां पढ़ता हूं। तो क्लोरेला जो है, क्लेमाइडोमोनास जो है, ये क्या हो जाएंगे? यूनिसेलुलर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे?
यूनिसेलुलर हो जाएंगे एक्सेप्शनली, अदरवाइज ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं देखने में। तो ये सारी बातें हमने जानी जो कि एकदम बेसिक है, इनको अगर आप ना भी पढ़ते तो भी आपका काम चल जाता है क्योंकि ये बातें आपको पहले से पता है, ठीक है। सॉरी। तो मैंने आपको बताया आर.एच. विटेकर साहब ने दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में तोड़ दिया है, उनमें से प्लांट किंगडम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो प्लांट किंगडम है इसमें फिर 5 कैटेगरीज है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सबसे सिंपल से सबसे कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी एल्गी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से और एडवांस है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से और एडवांस है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से और एडवांस है आपका एंजियोस्पर्म। पहले कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो किंगडम प्लांटे में रखे गए थे, बाद में उनको उथल पुथल करके क्योंकि क्राइटेरिया चेंज हो गया क्लासिफिकेशन का, तो उन्हें अलग अलग किंगडम्स में प्लेस कर दिया। आज के दिन में बस ये 5 ही ऐसी चीजें हैं जो आपकी प्लांट किंगडम में पाई जाती हैं, और ये प्लांट किंगडम के कुछ बेसिक बेसिक आपके एट्रीब्यूट्स हैं। नाउ देयर इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल, एक्सट्रीमली क्रिटिकल। मेरी बात को बहुत प्यार से सुनना मेरे भाई। मैंने जैसा आपको बताया कि एंजियोस्पर्म्स जो है दुनिया के सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग प्लांट है, दुनिया के सबसे ज्यादा अबंडेंट प्लांट है, इनका नंबर मैक्सिमम है। अगर मैं इसी बात को सरलता से लिख दूं तो मैं कह सकता हूं इनका नंबर इज मैक्सिमम। दुनिया में इनसे ज्यादा कोई प्लांट है ही नहीं, इनका नंबर मैक्सिमम है। अब समझ लो मेरे दोस्त मेरे यार, आपको प्लांट की क्लासिफिकेशन करनी है तो आप कैसे मूव करोगे उस क्लासिफिकेशन में? सर आई विल ब्रेक द बिगेस्ट स्टोन फर्स्ट। अगर मेरे रास्ते में कोई बाधा खड़ी है और सबसे बड़ी बाधा है, उससे मैं सबसे पहले निपटूंगा। अगर मुझे प्लांट की क्लासिफिकेशन को आसान बनाना है, अगर मुझे प्लांट की क्लासिफिकेशन को बहुत इजी बनाना है, तो मुझे सबसे पहले सबसे बड़ी चट्टान को तोड़ना होगा। एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन मुझे बहुत आसान करनी होगी। बाकी प्लांट्स तो नंबर में बहुत कम है, इसका नंबर मैक्सिमम है मेरे भाई। अगर आपने एंजियोस्पर्म की तुनिक तुनिक कर डाली तो बाकी सारी चीजें तो बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई एंजियोस्पर्म इन फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी यही सोचा, एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन की कोई स्कीम लेकर के आते हैं, कोई तरीका कोई तरकीब लेकर के आते हैं जिससे ये सॉर्ट हो जाए। एक बार ये अगर हमने सुलझा लिया, बाकी प्लांट्स इतने कम है नंबर में कि उनकी क्लासिफिकेशन बहुत इजीली हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम्स क्या है टू क्लासिफाई एंजियोस्पर्म्स। स्पेसिफिक जोर यहां पे एक शब्द पे दे रहा हूं मैं कि एंजियोस्पर्म्स जो है ये क्या है। एंजियोस्पर्म्स जो है ये दुनिया के सबसे ज्यादा अबंडेंट, दुनिया के सबसे ज्यादा अडेप्टेड, यानी कि आपके अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, है ना। अडेप्टेड कर लेना इसको आप, अडेप्टेड हो गया है। तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा अडेप्टेड प्लांट है। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, अगर ये इतने ज्यादा पाए जाएंगे दुनियादारी में तो मेरे भैया यहां पर इनका नंबर भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट है, जैसा मैंने कहा वाइडली स्प्रेड, दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं। तो इनका नंबर क्या है? इनका नंबर मैक्सिमम है। अगर इनका नंबर मैक्सिमम है तो इनको एफिशिएंटली क्लासिफाई करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इनको सबसे पहले क्लासिफाई कर दें। अब मेरे दोस्त सबसे पहले आए सबसे चुलबाज आदमी, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी इनका जिक्र है। सबसे पहले आके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया। फिर सेकंड चैप्टर यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इनका जिक्र है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी मित्र, उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, यहां पर आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पहला सबसे चिंदी सिस्टम दे दिया टू क्लासिफाई एंजियोस्पर्म्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो इन्होंने क्या किया, कैरोलस लीनियस साहब ने, इन्होंने अर्लीस्ट सिस्टम दिया। सबसे पहले आकर के हर चीज पे यही हाथ मारते थे महाशय। तो अर्लीस्ट सिस्टम दिया एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए किन्होंने, कैरोलस लीनियस साहब ने। इन्होंने क्या किया, सुपरफिशियल ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को अकाउंट में लिया। अर्थात इन्होंने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स प्लांट के जो बाहर से ही दिख जाए। सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से, सतही सतह पे जो है बाहर से ही दिख जा रहे हैं, ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, आउटर स्ट्रक्चर को इन्होंने अकाउंट में लिया। जैसे कि अगर यहां पर आप देखें तो यहां पर इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर माने लीफ, रूट, स्टेम, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, ये पहले से पाए जाते हैं प्लांट में। और रिप्रोडक्टिव फीचर कौन से होते हैं भाई? एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है भैया? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां पाए जाएंगे? फ्लावर में पाए जाएंगे। फ्लावर का काम ही तो है रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सर। तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इनके एक्सटर्नल अपीयरेंस के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे यहां पर क्लासिफिकेशन हुई है और लीनियस साहब ने क्लासिफिकेशन करी। ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यहां पर द प्रॉब्लम इज कि इन्होंने सिर्फ एक तो मॉर्फोलॉजी को अकाउंट में लिया है।
अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑल लिविंग वर्ल्ड में हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो टेक्सा है, ये जो कैटेगरीज हैं, दे आर नॉट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स की सिर्फ शक्ल देख करके उन्हें सेम कैटेगरी में रख दिया, अरे वाह इन दोनों की शक्ल तो सेम है, सेम कैटेगरी में रख देते हैं। अरे इन दोनों की शक्ल तो अलग है, अलग कैटेगरी में रख देते हैं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा फ्लॉ है। आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखना होता है सेल का, सेल की गहराई में भी जाना पड़ता है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस भी देखने पड़ते हैं, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस भी देखने पड़ते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी देखनी पड़ती हैं, कई सारी चीजें। आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी के आधार पर कैसे चीजों को क्लासिफाई कर सकते हो कि दो चीजें सेम है तो एक जैसी कैटेगरी में रख दें, दो चीजें डिफरेंट दिख रही हैं तो डिफरेंट कैटेगरी में रख दें? ये तो बहुत गलत हो जाएगा। सेम गलती कैरोलस लीनियस साहब ने करी। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यहां पर इन्होंने कंसिडर किया, सिर्फ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को हम कह सकते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लावर के कैरेक्टर यानी फ्लोरल कैरेक्टर, सिर्फ इनको इन्होंने अगर कंसिडर किया है, फ्लोरल कैरेक्टर्स को इन्होंने अगर कंसिडर किया है, तो मेरे भाई इसमें गलती क्या है? गलती यह है मेरे दोस्त कि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है ना, जैसे इसमें इन्होंने कंसिडर किया नंबर, कलर एंड साइज ऑफ लीफ। भाई दो पेड़ों को मैं आपका कंपेयर कर रहा हूं, उनमें मैं देखूंगा एक एक डाल पे कितने पत्ते हैं, उन पत्तों का साइज क्या है और उन पत्तों का कलर क्या है। अगर साइज और कलर ऑलमोस्ट अडल्ट प्लांट में सेम निकल रहा है, यंग प्लांट में सेम निकल रहा है, तो मैं उन्हें सेम कैटेगरी में रख दूंगा। क्या ये कोई अच्छी बात है? नहीं गुरुजी। क्यों? क्योंकि जो साइज है पत्तों का, जो कलर है पत्तों का, वो चेंज हो सकता है। कलर कैसे चेंज हो सकता है? एक प्लांट है जिसमें बीमारी लग गई, दूसरे प्लांट में बीमारी नहीं लगी। जो हेल्दी प्लांट है उसके पत्ते हरे भरे हैं, खिले खिले हैं। जिसमें बीमारी लग गई उसमें लीफ रोलिंग हो जाएगी, लीफ कर्लिंग हो जाएगी, पत्ते पे मोजाइक अपीयरेंस आ जाएगी, पत्ता जो है उस पे ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, अलग अलग प्रॉब्लम हो जाएंगी, पत्ते अलग अलग दिखने लगे। तो ये है तो सेम प्लांट ही, बस अलग अलग जगह पर उगाया गया था। एक में बीमारी लग गई, एक में बीमारी नहीं लगी, है तो सेम प्लांट ही। तो क्या इन्हें अलग कैटेगरी में प्लेस कर दोगे? नहीं सर। सिमिलरली समझ लीजिए एक प्लांट है मिस्टर एक्स। अब ये जो मिस्टर एक्स है इसको खूब पानी दिया भैया, तो इसकी पत्ती चौड़ी हो गई, खिल गई एकदम। और यही प्लांट एक्स है, इसी का बीज बोया एक ऐसे इलाके में जहां पे पानी कम है, तो इसकी पत्ती सिकुड़ गई। अब ये है तो सेम ही प्लांट, लेकिन सेम प्लांट की पत्ती की जो शेप है, साइज है, कलर है, ये डिफरेंट देखने को मिला ड्यू टू डिफरेंट वाटर क्वांटिटी। तो क्या ये अलग अलग कैटेगरी में चले जाएंगे? अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस ये अलग अलग कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि इसका पत्ता अलग दिखता है, इसका पत्ता अलग दिखता है। सेम प्लांट को ही दो कैटेगरी में टिका दिया, क्राइटेरिया ही इतना घटिया लिया था, इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है ना। दूसरा क्राइटेरिया ले लिया भैया हैबिट ऑफ प्लांट की, वो हर्ब है, श्रब है, ट्री है। ये चलो तब भी ठीक है कि कोई हर्ब है तो एक कैटेगरी में डाल दो, हरे भरे घास जैसे है, श्रब है, झाड़ियां है, बुशेज है, एक में डाल दो, बड़े बड़े पेड़ है एक में डाल दो। पर उन बड़े बड़े पेड़ों को भी तो क्लासिफाई करना है, तो बहुत ही लुल सा सिस्टम था, बहुत ज्यादा गहराई वाला सिस्टम नहीं था, बहुत सुपरफिशियली चीजों को देखा जा रहा था। तो ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है ना, ये टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ चेंज हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत अच्छा नहीं माना गया। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा नहीं माना गया। कोई भी प्लांट है, समझ लीजिए एक प्लांट है, उसे ऐसे इलाके में मैंने उगाया जहां पानी खूब है तो वो प्लांट लंबा चौड़ा हो जाएगा। सेम प्लांट के बीज को मैंने ऐसे इलाके में उगाया जहां पानी कम है तो वो छोटा रह जाएगा। तो स्ट्रक्चर में फर्क पड़ सकता है, रूट, स्टेम, लीफ में फर्क पड़ सकता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो है एनवायरमेंटल फैक्टर से बहुत जल्दी हैम्पर होते हैं, तो ये इसलिए अच्छा क्राइटेरिया नहीं माना गया। दूसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपने क्या किया? एंड्रोशियम को देखा, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखा। अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किससे बनता है? स्टेमेंस से बनता है। एक फूल में जितने भी स्टेमेन है, मेल पार्ट है, ये मिल करके एंड्रोशियम बनाते हैं, ओवरऑल मेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मेरे दोस्त लीनियस साहब ने क्या किया? ही काउंटेड द नंबर ऑफ स्टेमेंस। अलग अलग फूलों में इन्होंने स्टेमेंस को काउंट किया और उस बेसिस पे इन्होंने दुनिया के सारे एंजियोस्पर्म्स को 24 अलग अलग क्लासेस में, 24 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। किसी में आपके 5 स्टेमेन थे, किसी में 10 स्टेमेन थे, किसी में 4 स्टेमेन थे, किसी में 3 स्टेमेन थे, किसी में 6 स्टेमेन थे। इस हिसाब से इन्होंने डिफरेंट क्लासेस बना दी, 24 अलग अलग क्लासेस इन्होंने बना दी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टेमेन। अब एक चीज बहुत गौर से याद रखना, बहुत प्यारी चीज है, ये जो नंबर ऑफ स्टेमेन है ये चेंज नहीं होता एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। समझ लीजिए मैं अपने देश भारत से अफ्रीका में चला गया, एक ऐसे इलाके में जहां पे स्कॉर्चिंग सन है, उस इलाके में मैं चला गया, मैं आऊंगा, मेरी पिगमेंटेशन थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, करेक्ट, एकदम हो जाएगी। हाथ तो 2 ही रहेंगे, या अफ्रीका में भैया 5 हाथ निकल आते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो चेंज नहीं होते, आप कहीं चले जाओ। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं छोटे मोटे जो कि चेंज हो सकते हैं। तो ये जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है ये चेंज हो सकते हैं विद टाइम, ये चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये जो है मेरे भाई
फ्लावर के जो पार्ट्स हैं इनका नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा। सो दे आर नॉट चेंज, नंबर ऑफ स्टेमन जो है दे आर नॉट चेंज्ड अपॉन एनवायरमेंटल वेरिएशंस या अपॉन एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर आपका एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है तो ये चेंज नहीं होते हैं। इसीलिए तब भी थोड़ी सी एक बेटर चीज है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से तो बेटर ही चीज है आपका फ्लोरल स्ट्रक्चर, एक बेटर चीज है ना। लेकिन फिर भी बहुत कम इन्होंने चीजें कंसिडरेशन में ली हैं टू क्लासिफाई, इसीलिए बहुत अच्छा सिस्टम नहीं माना गया। क्योंकि वेजिटेटिव जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं दे आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, तो दे माइट चेंज, ये वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं, राइट। तो ये कैरोलस लिनियस साहब का सिस्टम था। इसके बारे में थोड़ी और बातें हम लोग कर रहे होंगे। तो मैंने क्या क्या बताया भाई, एंजियोस्पर्म दुनिया के सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, सबसे ज्यादा अबंडेंट प्लांट होते हैं, सबसे ज्यादा आपके अडेप्टेड प्लांट्स होते हैं, इनका नंबर मैक्सिमम होता है। तो पहले इनको क्लासिफाई करें हम, पहले इनकी गुत्थी सुलझाएं। तो जब हमने इनकी गुत्थी सुलझाई तो पहला सिस्टम जो देने के लिए आए महाशय वो थे कैरोलस लिनियस साहब। इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग एंजियोस्पर्म्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी रूट कैसी है, लीफ कैसी है, स्टेम कैसी है। जैसे लीफ का नंबर ले लिया, उनका स्ट्रक्चर ले लिया, उनका साइज ले लिया, उनका कलर ले लिया, है ना, हैबिट ले ली प्लांट की कि वो हर्ब है या श्रब है या ट्री है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में या फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्होंने एंड्रोशियम का या स्टेमन का नंबर ले लिया। तो ये जो कैरेक्टर है रिप्रोडक्टिव वाला, ये तब भी एनवायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता। लेकिन ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है टाइम के साथ बहुत चेंज हो जाते हैं। जरा सा पानी की मात्रा ऊपर नीचे हुई, लाइट थोड़ी ऊपर नीचे हुई, अलग अलग प्लांट्स की पत्तियां अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, विच इज वेरी बैड थिंग। जैसे समझ लीजिए एक प्लांट है जिसकी पत्ती होती ही छोटी है, और एक प्लांट है जिसकी पत्ती छोटी दिखने लगी ड्यू टू द कमी ऑफ वाटर। तो उन दोनों को सेम कैटेगरी में थोड़ी रख दोगे। भाई तेरी भी पत्ती छोटी है, पतली सी दिखाई दे रही है, तेरी भी पत्ती छोटी है, पतली सी दिखाई दे रही है, तुम दोनों तो भाई भाई हो, सेम कैटेगरी में रख देता हूं। भाई ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है। इस प्लांट की पत्ती छोटी दिख रही है एक मजबूरी की वजह से, इसके पास पानी नहीं है, और इस वाले की होती छोटी है। सो अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस अगर पत्ती आपकी एक जैसी दिख रही है तो आप सेम कैटेगरी के हो, और अगर आप सेम भी प्लांट और पत्ती अलग दिख रही है तो अलग अलग कैटेगरी में भागो। तो ये तो बहुत ही ज्यादा मेसी चीज है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज है। इसीलिए इसको बहुत तगड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं माना गया है। यस, और भी प्रॉब्लम तो इसमें कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को बराबर इंपॉर्टेंस दे दी। ड्रॉबैक ये था कि बहुत फ्यू कैरेक्टर्स लिए थे यहां पे इनटू कंसिडरेशन, एंड यहां पर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है, क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स जो है, इनको डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया। भाई एक ही प्लांट है, अगर वो अलग अलग जगह उगा हुआ है तो थोड़ा अलग दिखेगा, उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में रख दिया। एंड मेरे भाई जो नॉन रिलेटेड प्लांट्स हैं वो अगर तुक्के से भी एक जैसे दिख जा रही है तो इन्हें सेम कैटेगरी में रख दिया। तो ये तो प्रॉब्लम है। और दूसरा इन्होंने क्या किया, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई, क्योंकि भैया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है ये तो टाइम के साथ बदल जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ बदल जाते हैं, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स नहीं बदलते टाइम के साथ। तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस कैसे दी जा सकती है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस डिजर्व करते हैं। इन दोनों में से भी अगर एक चुनना होता तो आप इस वाले को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते थे इस वाले के कंपैरिजन में, वेजिटेटिव वाले के कंपैरिजन में। ये हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने सीखा। करेक्ट, दिस इज आर्टिफिशियल सिस्टम। अब आर्टिफिशियल सिस्टम, हर सिस्टम के बाद कुछ नया आता है। बिल्कुल गुरुजी, नया आता है, हर सिस्टम के बाद कुछ नया आता है। क्योंकि ये सिस्टम बहुत अच्छा तो नहीं था, फ्लॉ थे इसमें बहुत सारे। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स टाइम के साथ चेंज हो रहे थे, बहुत मॉर्फोलॉजी पे ही ध्यान दिया गया, बहुत कम कैरेक्टर्स पे ही ध्यान दिया गया। अब हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इससे बेटर हो, लिनियस साहब के सिस्टम से बेटर। तो इन्होंने क्या सिस्टम दिया मेरे भाई, नया सिस्टम जो दिया वो था नेचुरल। आर्टिफिशियल से बेहतर क्या होता है, हमेशा नेचुरल होता है। तो इट वॉज बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम। और बाद में कोई सिस्टम आ रहा है तो ऑब्वियसली बेटर ही दिया होगा। भाई समझ लो एक सिस्टम ऑलरेडी दिया हुआ है दुनिया में, मैं आता हूं एकदम खतरनाक शाही बनके, मैं तो देखो क्या करता हूं, उससे भी घटिया सिस्टम दे दिया तो औरा का तो पकौड़ा हो जाएगा ना मेरे भाई। अगर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे भी घटिया मैंने मॉडल दे दिया, समझ लो भैया आज मैं एक एटॉमिक मॉडल देता हूं, आज मैं एक एटॉमिक मॉडल देता हूं और मैं ज्ञानबाजी करता हूं बहुत तगड़ी कि हलवे में जैसे किशमिश पड़ी होती है अलग अलग, बीच में मैंने स्ट्रॉबेरी रख दी है मास्टर शेफ बन के, वो न्यूक्लियस है, किशमिश जो आसपास है वो इलेक्ट्रॉन्स है। अरे वाह सर क्या मॉडल दे दिया है। आपको नहीं लगता ये मॉडल मैं 400 साल पहले भी दे सकता था? हाँ गुरुजी। तो क्या 400 साल से मेरे खानदान में किसी की बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है कि मैं इतने बेकार मॉडल पे आज भी टिका हुआ हूं और बहुत कॉन्फिडेंस से बता भी रहा हूं सबको? जी गुरुजी बात तो सही है।
तो अगर मैं आज कोई एटॉमिक मॉडल देता हूं, वो कम से कम सारे एग्जिस्टिंग मॉडल से बेहतर तो हो, तभी तो मैं कहूंगा कि मैंने दिया है, तभी तो दुनिया मानेगी कि मैंने दिया है, कुछ भी बोल के थोड़ी निकल जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आर्टिफिशियल सिस्टम है तो नेचुरल सिस्टम इससे तो बेहतर ही होना चाहिए। तो यहां पर दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मिस्टर बेंथम एंड मिस्टर हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब नाम में घुस जाओ भैया, खोपड़ी पे नूरानी तेल लगा के मेरे भाई। अगर इसका नाम है नेचुरल सिस्टम, इट मींस दैट इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज मतलब, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, कुदरत द्वारा दी हुई, एफिनिटीज मतलब लाइकलीनेस। जैसे आप अपने दोस्त चुनते हैं, तो मेरे भाई दुनिया में बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपने दुनिया का सबसे चिंदी चिरकुट आदमी ढूंढ ही लिया उस भीड़ में से, है ना? क्यों? क्योंकि आपकी लाइकलीनेस जो है उसके साथ बन गई। सिमिलरली इस दुनिया में हजारों अलग अलग प्रकार के एंजियोस्पर्म्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लांट हैं, उनमें से कुछ की नेचुरल एफिनिटीज यानी लाइकलीनेस एक प्लांट के साथ होती ही होती है। उनके कैरेक्टर्स खुद ही मैच कर जाते हैं, वो दिखते भी एक जैसे हैं, उनके अंदर का स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी भी एक जैसी होती है, उनका सेल देखोगे, सेल के लेवल पे चले जाओगे वो भी एक जैसा होता है, उनके केमिकल्स भी एक जैसे होते हैं। देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो कि कुछ प्लांट्स में बाय डिफॉल्ट कुदरती सेम होती हैं। जैसे मैं और मेरे जो परम मित्र हैं, हम सेम चीज पे हंसते हैं, तो क्या ये एक नेचुरल एफिनिटी नहीं है? हम सेम तरीके की बातें करते हैं, हम सेम तरीके का खाना खाते हैं, वाइब इतनी तगड़ी मैच हो जाती है कि कहीं भी जाते हैं तो माहौल बांध देते हैं मेरे भाई, एक दूसरे के साथ बातें करते करते घंटों बिता सकते हैं। तो ये क्या है? एक नेचुरल एफिनिटी है। जैसे बैक बेंचर्स की एफिनिटी बैक बेंचर्स के साथ होती है। भाई स्कूल के आखिरी दिन ना पंखा तोड़ देंगे भाई, है ना, स्विच बोर्ड में ऐसे हाथ घूसा मार देंगे जाते जाते, है ना, प्रिंसिपल साहब के कमरे के बाहर एक एक पटाखा फोड़ देंगे, वो हरी सूतरी वाला। तो इसमें टॉपर शामिल नहीं होगा, इस प्लान में वो नहीं है। टॉपर क्या है? टॉपर एडमिट कार्ड के साथ ना सारे टीचर के साथ ऐसे फोटो खिंचाऊंगा, एडमिट कार्ड लेके, बोर्ड का एडमिट कार्ड है ऐसे, है ना, ऐसे गुरु के चरणों में, तो है ना, अलग अलग फोटो खिंचाऊंगा उस दिन। पहले ही रिटर्न परमिशन ले ली है कि मम्मी का फोन ला सकते हैं ना सर, उस दिन आखिरी दिन है आपके साथ फोटो खिंचाने। हाँ, तो वो उसके अलग प्लान बने हैं 3-4 टॉपर के साथ। आगे जो लोग बैठते हैं ना, जो डस्टर की धूल जिनके मुंह पे झड़ती है, मैं भी वैसा ही था, तो उनके अलग प्लान है, बैक बेंचर्स के अलग प्लान होते हैं, राइट। सो सबकी लाइकलीनेस अलग अलग है, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें क्या हुआ? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, भैया बाहर का स्ट्रक्चर भी इनका सेम है, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी इनका सेम है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जब आप सेल में घुस गए हैं तो सेल तक भी मेरे भाई इनका सेम है। एम्ब्रियोलॉजी, जब ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनाते हैं तो ये स्कीम भी इनके अंदर सेम सेम है। एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो यानी प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फाइट, क्राइजोफाइट, प्लांट लाइक थे, फाइट माने प्लांट, केमिस्ट्री यानी केमिकल्स, इनके अंदर जो केमिकल पाए जा रहे हैं, इनका डीएनए, आरएनए, अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, ये भी आपके ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां पे एक तो मॉर्फोलॉजी के अलावा और भी कैरेक्टर लिए, तो एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा डिटेल्ड सिस्टम है, इसीलिए इसको बेहतर माना गया देन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिया किन्होंने? आपके बेंथम एंड हुकर साहब ने यह सिस्टम जो है हमारे सामने रखा, हमें दिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, इट इज करेंटली द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम, जो कि हम पिछले 2 चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा जिसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। डिपेंडिंग अपॉन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, अगर 2 इंडिविजुअल्स का एंसेस्टर कॉमन है तो इन दोनों में भी एंसेस्टर से सिमिलैरिटीज आई होंगी, इन दोनों को सेम कैटेगरी में रखा जा सकता है, इनको सेम कैटेगरी में रखा जा सकता है, इनके माई बाप सेम थे। और इसके ये सी जो है और ये जो आई है, इसको क्या हम सेम कैटेगरी में रख सकते हैं? भाई सी के माई बाप अलग है, इनका एंसेस्टर अलग है, आई के माई बाप अलग है, इनका एंसेस्टर अलग है, तो इनको आप सेम कैटेगरीज में नहीं रख पाएंगे, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि इनमें कितनी सिमिलैरिटीज है। लेकिन इन सबको रख सकते हैं, सेम कैटेगरी में रख सकते हैं गुरुजी, क्योंकि इनका एंसेस्टर तो कॉमन है, तो इनमें कॉमन कैरेक्टर आए होंगे। इन सबको रख सकते हैं कॉमन कैटेगरी में, बिल्कुल, क्योंकि इनका एंसेस्टर तो कॉमन है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। 2 ऑर्गेनिजम्स ले लिए, उनका डीएनए निकाला, डीएनए को मशीन में डाला, बढ़िया तरीके से कंपेयर किया, पता लग गया भैया ये 99.7% सिमिलर है, यानी सिमिलरिटीज खूब है, तो इनको सेम कैटेगरी में डाल दो। मैथ कभी झूठ नहीं बोलती, सिंपल है। जैसे यहां सवाल देखो, C इज मोर सिमिलर टू, यहां है C, इट इज मोर सिमिलर टू E, क्या ये C E से ज्यादा सिमिलर है या I से? I तो बहुत दूर है, C और E ज्यादा सिमिलर होंगे, करेक्ट। G इज मोर सिमिलर टू, G जो है इट इज मोर सिमिलर टू I, भाई भाई है, या C, मेरे भाई ये दोनों भाई भाई हैं तो I से ज्यादा सिमिलर होगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इनके पूर्वज सेम है, ये आपस में सिमिलर होंगे, इनके पूर्वज सेम है, ये आपस में सिमिलर होंगे। सिंपल क्वेश्चन के तौर पे ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत आसानी से।
इसी प्रकार से आप मशीन के थ्रू भी डिटेल्ड अकाउंट निकाल सकते हैं। तो यहां पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पे आप चीजों को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। यह स्कीम दी थी दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था इंगलर एंड प्रांटल, और यहां इन्होंने एक अजम्पशन का फायदा उठाया था। अजम्पशन ये थी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम टेक्सा, अगर एक कैटेगरी में आप इन मेंबर्स को रख रहे हैं तो आपने एक कैटेगरी में इन्हें क्यों रखा होगा, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज है, यानी इनका पूर्वज सेम रहा होगा। यानी एक कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज हैं, तभी उन्हें सेम कैटेगरी में रखा गया। और सिमिलैरिटीज कहां से आई, सेम पूर्वज से आई। ये बात हम लोग यहां पर समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वाज बेस्ड ऑन, बेसिकली फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इंगलर एंड प्रांटल ने सिस्टम दिया। आज के दिन में सबसे बेस्ट सिस्टम यह माना जाता है। हम कहते हैं कि एक टेक्सा में, एक कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसीलिए एक टेक्सा में है क्योंकि सिमिलर थे, इसीलिए सेम कैटेगरी में रखे। और ये सिमिलर क्यों थे, क्योंकि इनका एंसेस्टर सेम रहा होगा। इतनी सी बात आपको यहां पर डिकोड करनी थी। बहुत ही प्यारा सिस्टम है। नाउ देयर आर सम मोर सिस्टम्स, 3 सिस्टम और हैं। इनका नाम याद करते ही, नाम से ही सारी चीजें डिकोड कर लेंगे। इनका नाम याद करते ही हमारा खेला खत्म हो जाएगा। यस, खेला इन द सेंस मतलब एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम अलग अलग प्लांट्स की ओर बढ़ेंगे, डिफरेंट प्लांट्स की ओर हम बढ़ेंगे और डिफरेंट प्लांट्स को समझना हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि एल्गी क्या है, ब्रायोफाइट क्या है, टेरिडोफाइट क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। फिर उनकी तरफ हम लोग जाना शुरू कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के नाम में घुस जाइए। सर न्यूमेरिकल से तो हमको बहुत डर लगता है, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक एक शब्द है विच कम्स फ्रॉम नंबर। न्यूमेरिकल शब्द ही नंबर से आया है और कैलकुलेशन जहां वीक होती है वहां नंबर से डर लगता है। यस, तो ये भी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, यानी यहां नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिए जा सकते हैं। 100 कैरेक्टर यहां पर लिए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को आप लिस्ट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इंसान करेगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप क्या करते हो, समझ लीजिए 2 प्लांट है, प्लांट 1 प्लांट 2, इनके सारे कैरेक्टर्स लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करते करते आपने क्या किए, कैरेक्टर 100 तक लिख लिए। आपने कैरेक्टर 100 तक लिख लिए, कैरेक्टर 150 तक लिखिए, जितने कैरेक्टर हैं उतने आप लिख सकते हो। फिर आप देखोगे कि इन कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज कितनी हैं। क्या कोई कैरेक्टर प्लांट 1 में पाया जा रहा है तो प्लस लिख दोगे, क्या प्लांट 2 में पाया जा रहा है प्लस लिख दोगे, क्या प्लांट 1 में नहीं पाया जा रहा माइनस लिख दोगे, प्लांट 2 में नहीं पाया जा रहा माइनस लिख दोगे। और जितनी भी सिमिलैरिटीज है ये काउंट होती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मैंने कहा यहां है कैरेक्टर 1, प्लांट 1 में भी है, प्लांट 2 में भी है, दोनों में है तो ये सिमिलैरिटी है। यहां देखिए कैरेक्टर 4 जो है, प्लांट 1 प्लांट 2 दोनों में ही नहीं है, भाई ये भी तो सिमिलैरिटी है। भाई मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड खड़े हैं, गुरुजी चाय पियोगे, चाय पियेंगे भाई, चाय पियेंगे। गुरुजी कॉफी पियोगे, कॉफी नहीं पियेंगे यार, कॉफी नहीं पियेंगे। अरे दोनों ही तो सिमिलैरिटी है, दोनों ने एंड में सुड़की तो चाय ही। तो चाय पे हां बोल दिया ये भी सिमिलैरिटी है, कॉफी पे ना बोल दिया ये भी सिमिलैरिटी है। तो कोई चीज अगर दोनों में एब्सेंट है, दोनों में सेम साइन आना चाहिए, माइनस माइनस तो भी सिमिलर है, प्लस प्लस तो भी सिमिलर है। यहां प्लस माइनस इट इज डिफरेंस, प्लस प्लस सिमिलैरिटी, माइनस प्लस डिफरेंस, प्लस प्लस सिमिलैरिटी। तो एक टोटल कैलकुलेटेड स्कोर आपके पास आ जाता है कि 100 कैरेक्टर में से समझ लीजिए आपके 93 कैरेक्टर्स सेम निकले। सिमिलैरिटीज है 93, 100 में से 93 चीजें सेम है, 7 अलग है। तो आपको पता लग जाता है कौन सा प्लांट कितना सिमिलर है। यस, तो हर कैरेक्टर को कुछ कोड्स या नंबर्स दे दिए जाते हैं। जैसे कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिए, ABCD दे दो, उसके बाद A1 A2 A3 ऐसे दे दो, बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाते जाओ तो इनको नंबर और कोड आप दे देते हो, तो 100 कैरेक्टर्स आप एक साथ जज कर सकते हो सॉफ्टवेयर में डाल करके। प्रॉब्लम यहां पर क्या है, ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है इसे हम एडेनसोनियन टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। एडेनसोनियन टेक्सोनॉमी क्योंकि एक साइंटिस्ट ने इस टेक्सोनॉमी को दिया था हमें, जिनका नाम था एडेंसन। तो एडेंसन के नाम पे एडेनसोनियन टेक्सोनॉमी शब्द आता है, राइट। इसी को हम कहते हैं फेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि यहां क्या करते हैं बच्चे, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अलग है, फेनेटिक रिलेशनशिप अलग है। फेनेटिक फाइलोजेनेटिक दिखने में एक जैसा लगता है अलग। फेनेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात हो रही है, एडेनसोनियन टेक्सोनॉमी की बात हो रही है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात हो रही है, इंगलर एंड प्रांटल साहब के स्कीम की बात हो रही है। यहां दिक्कत क्या हो जाती है मेरे बंधु, यहां दिक्कत क्या हो जाती है मेरे भाई कि इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई सारे कैरेक्टर्स को। भाई कोई भी कैरेक्टर सिमिलर है एक ही नंबर दिया, कोई भी कैरेक्टर सिमिलर है एक ही नंबर दिया। हो सकता है कोई कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। भाई मेरी जिंदगी में हर चीज बराबर इंपॉर्टेंस की थोड़ी है। आज रात को मेरे घर में कौन सी सब्जी बनेगी, तोरी बनेगी, टिंडी बनेगी, भिंडी बनेगी, ये सवाल
और दूसरा मेरी शादी श्रद्धा कपूर से होगी या नहीं ये सवाल। क्या दोनों बराबर इंपॉर्टेंस के हैं? नहीं सर, एक जीवन का सवाल, एक जो है एक टाइम की रोटी है, सब्जी तो कोई नॉर्मल भी खा लेंगे दोस्त, समझ रहे हो? तो दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वैल्यू अलग अलग है, इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्जी कौन सी बनेगी एक नंबर का सवाल है, लेकिन दूसरा जो सवाल है ये हजारों नंबर का सवाल है। इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पे इक्वल इंपॉर्टेंस आप नहीं दे सकते, हर कैरेक्टर को भैया इक्वल ही जज कर लिया है। दिस इज नॉट राइट। यस, देयरफॉर ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल मार्क्स विच इज नॉट एन एप्ट सिस्टम। हर चीज कभी भी बराबर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। अब आपके घर में आज कौन सी सब्जी बनेगी एक ये सवाल, दूसरा आप एम्स दिल्ली जाएंगे, केजीएमयू लखनऊ जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, ये दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको बराबर नंबर नहीं दे सकते। दिस इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, नंबर्स के माध्यम से, कोड्स के माध्यम से सारे कैरेक्टर्स को एनालाइज कर लो। पर बहुत अच्छा सिस्टम ये नहीं है, हाँ डेटाबेस में कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अच्छा माना जाता है। इट इज गुड फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरिंग पर्पस। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो का मतलब क्या होता है गुरुजी? साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। साइटो को हम सेल कहते हैं। तो सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर कितना है किसी ऑर्गेनिज्म में? जैसे हमारे अंदर 46 है एक डिप्लॉइड सेल में, किसी के अंदर हो सकता है 16 हो, किसी में 18 हो, किसी में 20 हो, किसी में 50 हो। तो अलग अलग क्रोमोसोम, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कितने मेटासेंट्रिक हैं, कितने सब मेटासेंट्रिक हैं, कितने एक्रोसेंट्रिक हैं, कितने टीलोसेंट्रिक हैं, यही आपका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर होता है। यानी ये जो क्रोमोसोम है, क्या इसका सेंट्रोमेयर एकदम सेंटर पे है, ऊपर नीचे की आर्म बराबर है, या मेरे भाई आपका सेंटर पे नहीं है, ऊपर की आर्म थोड़ी छोटी नीचे की थोड़ी बड़ी है, क्या मेरे भाई ऊपर की एकदम छुटकी नीचे की बहुत बड़ी है, या भैया ऊपर की आर्म है ही नहीं, सिर्फ एक ही साइड की आर्म है। तो ये चार अलग अलग टाइप के आपके जो क्रोमोसोम होते हैं, इसी पर बेस्ड है आपका साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो यानी सेल का नाम आते ही न्यूक्लियस में घुस जाइएगा, यानी क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये हम लोग देख लेते हैं। इन डिफरेंट एंजियोस्पर्म्स हम देख लेते हैं, उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन कर देते हैं। एंड लास्ट है आपका कीमोटेक्सोनॉमी। नाम ही है कीमो, तो कीमो से ही केमिकल का साउंड आ रहा है। तो मेरे भाई अलग अलग प्लांट्स के स्पेसिफिक केमिकल्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे रोवल्फिया करके एक प्लांट है, इसके बारे में आप इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं 12th क्लास में। रोवल्फिया जो है, इसमें एक केमिकल होता है रेजरपाइन नाम का। तो ये केमिकल क्या करता है? हाइपरटेंशन क्योर करता है, यानी आपका बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो उसको ये ठीक करता है। हाइपरटेंशन की दवाई बनाने के काम आता है रेजरपाइन। तो ये रोवल्फिया नाम के प्लांट से मिला। तो रेजरपाइन नाम का केमिकल कहां था? रोवल्फिया नाम के प्लांट में। सिमिलरली ब्रोकली जो है, ये एंटी कैंसरस मानी जाती है। कैंसर वाले पेशेंट्स को ब्रोकली सजेस्ट करी जाती है खाने के लिए, क्योंकि इसमें केमिकल होता है सल्फोराफेन। तो सल्फोराफेन जो है, इट इज फॉर कैंसर पेशेंट्स। यस, तो मेरे भाई यहां पर भी एक स्पेसिफिक केमिकल है सल्फोराफेन। इसके अलावा किसी और प्लांट से कुछ और निकल सकता है ना? कहीं से क्विनिन निकल सकता है, कहीं से स्ट्राइकनिन निकल सकता है, कहीं से ओपियम निकल सकता है, कहीं से स्पाइसेस निकल सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट केमिकल्स इन इट। उन केमिकल्स की जब हम स्टडी करें कि वहां डीएनए कैसा है, आरएनए कैसा है, अलग स्पेशल केमिकल्स कोई है कि नहीं, तो उसे हम कीमोटेक्सोनॉमी कहते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर हम जज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मतलब नंबर से रिलेटेड, तो हमने 100 कैरेक्टर्स को नंबर दे दिया है और प्लांट्स को कंपेयर किया वेदर उनमें कैरेक्टर है या नहीं, और एक टोटल स्कोर निकाला कि 100 में से कितने कैरेक्टर, 150 में से कितने कैरेक्टर दोनों प्लांट में सेम है। पंगा बस ये है कि यहां पर हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी है। इस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को ही एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी हमने कहा, क्योंकि एडेंसन साहब ने दी थी, या इसको प्यार से हमने क्या कह दिया? फेनेटिक्स कह दिया। ये वो सारी स्कीम है जो कि दी गई फॉर द बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को अच्छे तरीके से बखूबी क्लासिफाई करने के लिए ये सारी स्कीम्स दी गई। आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, ये सारी की सारी स्कीम्स आपकी बेहतर तरीके से दी गई। अगर समझ लीजिए कोई प्लांट इस दुनिया में है भी नहीं और आपको डेटा उसका पता है, डेटा अगर स्टोर है, तो आप उस नॉन एग्जिस्टिंग प्लांट से भी कंपेयर कर सकते हो आज के एग्जिस्टिंग प्लांट को, राइट? तो आपके पास बस डेटा होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं? डेटा स्टोरेज पे काम करते हैं। हमें आज के दिन में जो भी मिल रहा है, हम उस डेटा को स्टोर करते जा रहे हैं, हम उस डेटा को समझते जा रहे हैं प्यार से। तो हमारे लिए चीजें विद टाइम इजी हो रही हैं। यस, दैट्स व्हाई डेटा पे बहुत ज्यादा प्लानिंग्स चल रही हैं। जैसे अलग अलग जंगलों में अलग अलग जो जानवर है, उनके जेनेटिक सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उनके स्पर्म्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है।
प्रिजर्व किया जा रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन से। -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे अलग अलग जो आपके एनिमल्स हैं उनके गैमीट्स को रखा जा रहा है, अलग अलग जो प्लांट है उनके टिश्यूज को, उनकी पत्तियों को, उनके स्टेम के कुछ कटआउट्स को रखा जा रहा है कि कल को अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिससे एक टिश्यू से पूरा पूरा प्लांट रीजनरेट अच्छे तरीके से एफिकेटली कर पाए। आज भी कर रहे हैं इस चीज पे रिसर्च, लेकिन एफिशिएंटली जिस दिन ये काम हम लोग करने लगे तो हो सकता है किसी स्पीसीज को हम रिवाइव कर पाए। तो इसीलिए ये काम होना चाहिए। प्लांट में इट इज मोर कॉमन, एनिमल में अभी उतना कॉमन नहीं है। तो ये हम लोगों ने देखा। आइए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम किस पे बेस्ड था? फाइलोजेनेटिक नाम से ही पता लग रहा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था। सी मारो, आगे बढ़ो मेरे भाई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर ये बेस्ड था। ठीक है, थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं, डार्क कलर। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर ये बेस्ड था। पिछले कई सालों में आपके यहां से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हम लोगों ने देख लिया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मेरे भाई ये जो टेबल है ये टेबल नहीं है। अरे गुरुजी ये क्या बात हुई, दिख रहा है पीछे टेबल है, टेबल नहीं है कैसे बोल दिया? टेबल नहीं है मतलब टेबल नहीं है, चमत्कार है। चमत्कार इसीलिए बिकॉज इट हैज अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ऑल द डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं। करेक्ट, इनके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। ये जो टेबल है यहां आपको अधिकतर चीजें हर प्लांट के बारे में खुद ही समझ में आ जाती है। कई सारे पॉइंट समझ में आते हैं, जैसे यहां पे देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इससे ज्यादा ही पॉइंट, लगभग 7, 8, 9 पॉइंट्स हर प्लांट के बारे में आपको पता लग जाएंगे। 5 प्लांट कैटेगरी है, हर प्लांट के बारे में एवरेज 7-8 पॉइंट भी आपको पता लग गए, लगभग 40 पॉइंट आपको पता लग जाएंगे एनसीईआरटी के इसी टेबल के अंदर से। 40 पॉइंट पता लग जाएंगे। जब हम आगे चल के एल्गी पढ़ेंगे, एल्गी में आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको पहले से 7-8 चीजें पता होंगी, तो उसके ऊपर लेयरिंग करेंगे हम, सीधा उसके ऊपर डिटेल में चलेंगे। ब्रायोफाइट जब पढ़ेंगे तो पहले से अधिकतर बातें पता होंगी, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे अलग से पहली बातें पता होंगी, जिम्नोस्पर्म में अलग से पहले से कुछ बातें पता होंगी, एंजियोस्पर्म में पहले से चीजें पता होंगी। तो चीजें बहुत इजी हो जाती हैं व्हेन यू हैव अ कंपैरेटिव अकाउंट एट द फर्स्ट प्लेस। तो इसीलिए हमने टेबल बनाया है। पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद एक एक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, तो इस टेबल को हम लोग रिवाइव करते रहेंगे आराम से। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यहां पर एल्गी जो है, क्या ये सिंपलेस्ट प्लांट होंगे? इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ब्रायोफाइट, इससे कॉम्प्लेक्स होगा टेरिडोफाइट, इससे कॉम्प्लेक्स होगा जिम्नोस्पर्म, इससे कॉम्प्लेक्स होगा एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को हम लोग मोस्ट कॉम्प्लेक्स कह दे रहे थे। बिल्कुल गुरुजी, इसको हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स कह दे रहे थे। यानी जब आप एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते हो तो आप सिंपल प्लांट से कॉम्प्लेक्स प्लांट की तरफ बढ़ते हो। बिल्कुल बढ़ते हैं गुरुजी, इसमें कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एक पॉइंट हमें सबके बारे में क्लियर हो गया कि एल्गी सिंपलेस्ट है, ब्रायोफाइट उससे एडवांस है, टेरिडोफाइट उससे भी एडवांस है, जिम्नोस्पर्म उससे भी एडवांस है, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है। ये हमें पता लग गया। एक पॉइंट क्लियर हो गया 5 प्लांट्स के बारे में, यानी 5 पॉइंट क्लियर हो गए। आगे देखिए, जो एल्गी का स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं थैलॉइड या थैलस। एल्गी की बॉडी को हम लोग थैलॉइड या थैलस कहते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गी में असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ नहीं पाए जाते। एल्गी में आप रूट, स्टेम या लीफ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। असली रूट, स्टेम, लीफ वहां नहीं है। लीफ जैसा कोई प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम जैसा कोई प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। रूट जैसा काम करने वाला कोई स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। यानी यहां ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। तो ये थैलस है। ब्रायोफाइट में भी आपको थैलॉइड कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी यहां भी ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर टेरिडोफाइट की आप बात करें तो ट्रू रूट, स्टेम, लीफ यहां पे शुरू हुई पहली बार, तो जिम्नोस्पर्म तो उससे भी एडवांस है तो यहां भी होगी, और एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है तो यहां भी होगी। बात ही खत्म हो जाती है। यानी एल्गी और ब्रायोफाइट शुरू के जो लोअर प्लांट्स हैं इनमें आपका थैलॉइड कंडीशन देखने को मिल रही होगी, थैलस देखने को मिल रहा होगा, असली रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट होंगी, बाकी हर जगह आपको ये प्रेजेंट मिलेंगी, पाई जा रही होंगी। करेक्ट गुरुजी, ये बात हमें समझ में आ गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी यानी प्लांट की जो बॉडी है इसमें ज्यादातर सेल्स कैसे हैं? भाई हमारी बॉडी में भी 2 अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। कैसे? समझ लीजिए मेरे गाल के सेल हैं, कैसे हैं? डिप्लॉइड। आंख के सेल हैं, कैसे हैं? डिप्लॉइड, है ना। मेरे स्किन के सेल हैं, कैसे हैं? डिप्लॉइड। यस, इंटेस्टाइन के सेल्स डिप्लॉइड, लीवर के सेल, किडनी के सेल डिप्लॉइड। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने गैमीट्स की, स्पर्म सेल की, कैसे हैं? हैप्लॉइड। फीमेल में बात करूं ओवम की, मेल गैमेट की, फीमेल गैमेट की, कैसे? हैप्लॉइड। तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कैसे? हैप्लॉइड। तो हमारी बॉडी में भी ज्यादातर सेल्स 99.9999% सेल जो है दे आर
डिप्लॉयड नेचर, हमारी मेन बॉडी जो बनी है वो डिप्लॉयड सेल्स की बनी है, लेकिन हमारे गैमीट जो है वो हैप्लॉयड होंगे, यानी है हमारे पास हैप्लॉयड सेल भी। मेनली हमारी जो बॉडी है, मेजॉरिटी ऑफ जो सेल्स है ये डिप्लॉयड है। सिमिलरली आपके जो लोअर प्लांट्स होते हैं इनमें आपकी बॉडी जो है गैमिटोफाइट होती है, गैमिटोफाइट यानी हैप्लॉयड सेल्स यहां ज्यादा होते हैं। सिमिलरली ब्रायोफाइट भी आपका लोअर प्लांट है, यहां भी आपके हैप्लॉयड सेल्स ज्यादा होते हैं, डिप्लॉयड बहुत कम होते हैं। टेरिडोफाइट थोड़ा हायर लेवल पे चला गया तो यहां डिप्लॉयड सेल ज्यादा होंगे, जिम्नोस्पर्म जो है डिप्लॉयड सेल और ज्यादा होंगे, एंजियोस्पर्म में डिप्लॉयड सेल और ज्यादा होंगे, हैप्लॉयड सेल एकदम कम हो जाएंगे। तो जब आपके हैप्लॉयड सेल्स ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं गैमिटोफिटिक बॉडी। गैमिटोफिटिक सेल ज्यादा है, स्पोरोफिटिक कम है, डिप्लॉयड कम है, हैप्लॉयड ज्यादा है। तो हैप्लॉयड ज्यादा तो गैमिटोफाइट, हैप्लॉयड ज्यादा गैमिटोफाइट, डिप्लॉयड ज्यादा स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड ज्यादा स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड ज्यादा स्पोरोफाइट। ये हम लोगों ने देखा, यानी हैप्लॉयड जो है इसे हम क्या कहते हैं, गैमिटोफाइट, गैमिटोफिटिक बॉडी, और डिप्लॉयड अगर है तो इसे हम कहेंगे स्पोरोफाइट। तो आपके जो टेरिडोफाइट है इनमें ज्यादातर सेल डिप्लॉयड होते हैं और आगे आगे और डिप्लॉयड सेल बढ़ते चले जाएंगे। एल्गी और ब्रायोफाइट लोअर प्लांट्स थे तो इनकी बॉडी भी थैलॉइड थी और इनमें गैमिटोफाइट ही मेन बॉडी के तौर पे देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, लाइफ साइकिल अगर आप देखें तो लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी भैया, गैमिटोफाइट है मेन बॉडी तो गैमिटोफिटिक, यानी ये जो है राज करेगा। मेन बॉडी जो है हैप्लॉयड सेल्स की बनी होगी, ब्रायोफाइट में भी मेन बॉडी हैप्लॉयड सेल की बनी होगी, यहां मेन बॉडी डिप्लॉयड सेल की बनी होगी, मेन बॉडी आपकी डिप्लॉयड सेल की बनी होगी, मेन बॉडी आपकी डिप्लॉयड सेल की बनी होगी। ऊपर वाला पॉइंट ही रिपीट कर दिया, जिसमें मेन बॉडी ही हैप्लॉयड है उसमें गैमिटोफिटिक लाइफ साइकिल, जिसमें मेन बॉडी ही डिप्लॉयड है, ज्यादातर सेल्स डिप्लॉयड है, उसमें लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी आपकी, स्पोरोफिटिक हो जाएगी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, ये भी हमें देखने को मिला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत प्यारा पॉइंट है, आराम से सुनिएगा। इसका नाम है इंडिपेंडेंट पार्ट। इंडिपेंडेंट पार्ट यानी फोटोसिंथेटिक पार्ट। जो प्लांट पार्ट अपना खाना खुद बना सकता है वो इंडिपेंडेंट होगा। भाई इंडिपेंडेंट होगा तभी तो अपना खाना खुद बना पा रहा है, तभी तो इंडिपेंडेंट कहलाएगा, किसी और किसी को जरूरत नहीं है, अपना खाना स्वयं बनाता है। तो इंडिपेंडेंट पार्ट कौन सा होगा? अब लॉजिकल बात है, ये प्योर लॉजिकल बात है भाई। अगर यहां पर गैमिटोफाइट ही ज्यादातर सेल लेकर बैठा हुआ है, अगर एल्गी में ज्यादातर सेल गैमिटोफिटिक है, हैप्लॉयड है, और डिप्लॉयड सेल है ही काफी कम, तो वो अलग से अपनी रसोई थोड़ी तैयार करेंगे। अगर समझ लो मेरे भाई, मेरी पूरी बॉडी में सारे के सारे सेल हैप्लॉयड है, मैं एक एल्गी हूं और सिर्फ ये जो पार्ट है अपना हाथ, ये डिप्लॉयड है। भाई जब इतना बड़ा प्लांट अपना खुद का खाना स्वयं बनाएगा तो इसको भी दे देगा, इस छोटे से पार्ट को भी दे देगा, इसकी अलग से रसोई क्यों लगवाऊं मैं? तो आपका गैमिटोफिटिक जो पार्ट है, डोमिनेंट पार्ट जो है, ये आपका स्पोरोफाइट को भी क्या कर देगा, खाना पहुंचा देगा। तो स्पोरोफाइट जो कम है मात्रा में, इट विल डिपेंड ऑन गैमिटोफाइट, क्योंकि गैमिटोफाइट खाना बना पा रहा है, स्पोरोफाइट खाना नहीं बना पा रहा है। तो स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमिटोफाइट, यहां स्पोरोफिटिक सेल्स कम है तो स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमिटोफाइट, देयरफॉर गैमिटोफाइट जो डोमिनेंट था ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। सेम चीज यहां पर ज्यादातर सेल्स आपके हैप्लॉयड थे तो स्पोरोफाइट जो है इन हैप्लॉयड सेल पे यानी गैमिटोफाइट पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो गैमिटोफाइट आपका इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करें तो गैमिटोफाइट के सेल्स बहुत कम है, हैप्लॉयड सेल्स बहुत कम है, तो ये गैमिटोफाइट जो है दे विल डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है अपना खाना खुद बनाएगा, गैमिटोफाइट जो है इट विल डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट जो है अपना खाना खुद बनाएगा, गैमिटोफाइट उस पर डिपेंड करेगा। यहां एक प्यारा एक्सेप्शनल केस है और उसको याद करने के लिए हम बस कैटेगरी के नाम में घुस जाएंगे, बहुत इजी बना देंगे। नाम है मेरे भाई का टेरिडोफाइट, पी फॉर टेरिडोफाइट। यहां क्या होती है, पी फॉर फोटोसिंथेसिस होती है दोनों केसेस में। यहां पर डिप्लॉयड सेल ज्यादा होते हैं, हैप्लॉयड सेल कम होते हैं, लेकिन जो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं वो भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो यहां चाहे गैमिटोफाइट हो चाहे स्पोरोफाइट हो, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो दोनों ही पी फॉर फोटोसिंथेसिस करेंगे, पी फॉर टेरिडोफाइट के अंदर। ये आपका एक स्पेशल केस है, ये आपका एक सुपर स्पेशल केस है जो कि हम लोगों ने देखा। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट। ये आपका प्यारा केस है, यहां से सवाल बन सकता है। फिर वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। जाइलम एंड फ्लोएम पहली बार कहां देखने को मिले, टेरिडोफाइट में देखने को मिले। पी फॉर फ्लोएम एंड जाइलम आपको कहां देखने को मिले, पहली बार टेरिडोफाइट में देखने को मिले, यहां प्रेजेंट है। तो आगे तो एडवांस प्लांट में होंगे ही, एल्गी और ब्रायोफाइट में ये प्रेजेंट नहीं है, एल्गी और ब्रायोफाइट में ये प्रेजेंट नहीं। यानी एल्गी और ब्रायोफाइट को आप लोअर प्लांट कह सकते हैं, यहां वस्कुलर टिश्यू भी नहीं है,
यहां मेन बॉडी भी हैप्लॉइड सेल्स की बनी हुई है, लाइफ साइकिल भी गैमेटोफिटिक है और बॉडी भी थैलॉइड है, यानी असली रूट स्टेम लीफ भी नहीं है। तो ये आपके लोअर प्लांट्स हैं। इसके बाद आपके हायर प्लांट्स होते हैं। बॉडी के ज्यादातर सेल भी डिप्लॉयड होते हैं, स्पोरोफाइट आपका डोमिनेंट होता है, वस्कुलर टिश्यूज भी पाए जाते हैं और असली रूट स्टेम लीफ भी पाई जाती है। तो यहां तक आप कह सकते हो एक तरीके से लोअर प्लांट्स है, फिर आपके हायर प्लांट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोटा मोटा आपने कई सारी बातें देख ली, बहुत सारी बातें देख ली यहीं पर इस छोटे से टेबल में, खूब बातें देख ली। जैसे अब आज के दिन में कोई मेरे को बोल दे कि भाई एल्गी के मुझे 5-7 पॉइंट बता दो, क्या एल्गी सबसे लोअर लेवल के प्लांट्स हैं? बिल्कुल है। सबसे सिंपलेस्ट इनकी बॉडी होगी? बिल्कुल होगी। क्या मेरे भाई इनकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर इनकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड हैं तो क्या वही खाना बना रहे होंगे, यानी गैमेटोफाइट आपका डोमिनेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा? बिल्कुल। तो स्पोरोफाइट के सेल कम होंगे? बिल्कुल। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से खाना लेकर के खा रहा होगा? बिल्कुल। और मेरे भाई यहां पर आपके मस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। करेक्ट। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने देख लिए, है ना। क्या थैलॉइड बॉडी होगी? बिल्कुल। तो ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होंगी? बिल्कुल। 7-8 पॉइंट तो ऐसे ही बता दिए। जैसे कि अब समझ लो, हम लोग अगली कैटेगरी पे चलते हैं, एल्गी पे चलते हैं। दिस इज द कंप्लीट टेबल। एल्गी पे अगर आप चलोगे, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? लेट्स चेक, वैलिडेट कर लेते हैं इस चीज को। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अभी पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत वैलिडेशन कर लेते हैं। भाई यहां पर देखिए, आपका एल्गी जो है सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होंगे? बिल्कुल होंगे गुरुजी, सबसे सिंपलेस्ट चाहिए, इनको पहली पोजीशन पे हम लोग पढ़ रहे हैं। थैलॉइड बॉडी इनकी होगी, यानी ट्रू रूट स्टेम लीफ यहां नहीं पाई जाएंगी? बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी। फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, क्योंकि प्लांट हैं, प्लांट आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे? बिल्कुल होंगे। लार्जली एक्वेटिक होते हैं, यानी ज्यादातर मोस्टली ये कहां पाए जाते हैं? आपके पानी में पाए जाते हैं। फ्रेश पानी में भी पाए जा सकते हैं, खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं, गीली मिट्टी पे भी पाए जा सकते हैं, गीले रॉक पे यानी पत्थर पे भी पाए जा सकते हैं, और मॉइस्ट ट्री पे भी पाए जा सकते हैं, यानी कहीं भी रहे पानी की आवश्यकता इनको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये लार्जली एक्वेटिक है। करेक्ट। तो पहली लाइन में जितने भी पॉइंट्स थे, अधिकतर तो मैंने लिखे नहीं है, जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको पहले से ही पता है। अब मेरे भाई एल्गी जो है अपने जीवन में अलग अलग एसोसिएशन बनाता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ जुड़ सकता है। जैसे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लाइकन के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो यहां एल्गी दोस्ती कर लेता है फंगस के साथ। फंगस जो है खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, तो एल्गी इसे खाना बना के देता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। बदले में फंगस एल्गी को रहने के लिए जगह देता है, शेल्टर देता है, हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, तो दोनों की दोस्ती एकदम बढ़िया हो जाती है। दूसरी एसोसिएशन है स्लोथ बियर के साथ, है ना। तो यहां पर 1 ग्लास वाटर 2 ग्लास स्लोथ बियर के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। तो स्लोथ बियर एल्गी का कैसे फायदा करता है? भाई स्लोथ बियर जो है इसकी गीली गीली मॉइस्ट जुल्फे होती हैं, और आपका ये जो एल्गी है ये भी गीली गीली जगह पर मॉइस्ट इलाकों में पाया जाता है, तो ये आपके गीली जुल्फों में बैठ जाता है स्लोथ बियर के। और स्लोथ बियर आलसी बड़ा है, तो आलसी अगर बड़ा है वो, तो मेरे भाई उसके ऊपर जब ये एल्गी जमा होते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है, कहीं भी घास वास में जाके लेट जाता है, पता ही नहीं चलता कि यहां कोई बियर बैठा है या कोई घास का ढीला पड़ा हुआ है। तो ये भी मस्त अपना कैमोफ्लेज करने के काम में लेता है ग्रीन एल्गी को। ये भी अपना छुप जाता है और मस्त सारे दिन सोता रहता है, खर्राटे मारता रहता है, और इसकी गीली जुल्फों में इसके वेट हेयर में जगह मिल जाती है, पनाह मिल जाती है, किसको? एल्गी को। तो दोनों का भला हो जाता है। तो एल्गी जो है एनिमल के साथ यानी स्लोथ बियर के साथ भी एसोसिएशन कर लेता है, फंगस के साथ भी एसोसिएशन कर सकता है, लाइकन बना सकता है। अब ये जो एल्गी है ये बहुत डिफरेंट भी दिख सकते हैं, बहुत डिफरेंट दिख सकते हैं। जैसे हैबिट इनकी बहुत डाइवर्स है। हैबिट माने कि कैसे दिख रहे हैं, अपीयरेंस। जैसे हैबिट में हम लोग पढ़ते हैं ना, हर्ब है कि श्रब है कि ट्री है, तो हैबिट माने अपीयरेंस। तो अपीयरेंस बहुत डिफरेंट हो सकती है। हैबिटेट मतलब कहां पाया जा रहा है, हैबिट का मतलब कैसा दिख रहा है, तो बहुत डाइवर्स आपकी हैबिटेट है। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियल, कॉलोनी बन जाती है किसमें? वॉलवॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहां देखिए यह है पेरेंट कॉलोनी, ये जो बड़ा फुटबॉल है रोनाल्डो और मौशी भाई का, ये क्या है? आपका पेरेंट कॉलोनी। और पेरेंट कॉलोनी के अंदर क्या है? छोटी 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 डॉटर कॉलोनी, जिनको क्या कहा जाता है? सिनोबियम कहा जाता है, सिनोबियम कहा जाता है, राइट। तो पेरेंट कॉलोनी और आपकी डॉटर कॉलोनी आपको यहां पर देखने को मिलती है। ये कॉलोनियल कौन सा स्ट्रक्चर है? इसे वॉलवॉक्स कहा जाता है ना। ये वॉलवॉक्स ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनीज बनाता है, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है ये। अगर आप बात करें फिलामेंटस की, तो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ के आए हम लोग, फ्रेगमेंटेशन किस किस में होती है? फंगस, एफ फॉर फंगस में, फिलामेंटस एल्गी में, एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस में। तो मॉसिजी के बारे में भी यही पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। यहां पर फिलामेंटस एल्गी आपको दिखाया गया है, एक ऐसा एल्गी जिसके फिलामेंट्स हैं। ये फिलामेंट आपके जब ब्रेक हो जाएंगे तो नए ऑर्गेनिज्म को गिव राइज कर देते हैं। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा जो है ये आपके फिलामेंटस एल्गी है, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं।
मैसिव की अगर आप बात करें, बहुत बड़े की अगर आप बात करें एल्गी की, तो ये मेराइन होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, ब्राउन एल्गी, इन्हें केल्प कहा जाता है। 100 मीटर तक की इनकी हाइट हो सकती है। प्रोफ्यूजली ब्रांच करते हैं, बहुत तगड़ी ब्रांचिंग करते हैं, और हाइट जो है 100 मीटर से भी ऊपर ले जाते हैं छलांग मार के। इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो सकते हैं, इन्हें केल्प, मेराइन केल्प कहा जाता है। एंड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एकदम चिंदी चिरकुट से भी हो सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, इनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। यानी बहुत छोटा सेल भी हो सकते हैं, वॉल्वॉक्स जैसे कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा टाइप, एंड मेरे दोस्त मैसिव भी हो सकते हैं आपके केल्प की तरह, है ना। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें आप एल्गी में, तो डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकती है। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अभी अभी बात की थी फ्रेगमेंटेशन की, सेम कहानी आ जाएगी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिलामेंटस एल्गी क्या करेंगी, आपकी फ्रेगमेंटेशन कर देंगी, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, दोनों का नाम आपका अभी देखा था। जैसे यहां पर एक स्पाइरोगायरा है समझ लीजिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर ये स्पाइरोगायरा है, तो इसके टुकड़े अगर हमने कर दिए, इसके टुकड़े अगर हमने कर दिए, फ्रेगमेंटेशन मतलब जो कंप्लीट फ्रेगमेंट है वही नया ऑर्गेनिजम्स बना पाएंगे। ये वाला पूरा टुकड़ा है, ये नया एल्गी बना देगा। ये वाला आपका पूरा टुकड़ा है, ये नया एल्गी बना देगा। ये वाला आधा टुकड़ा है, ये वाला आधा टुकड़ा है, ये आपका पूरा एल्गी नहीं बना पाएंगे। कंप्लीट फिलामेंट में ही, एक कंप्लीट फ्रेगमेंट में ही पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाए। एक कंप्लीट टुकड़ा चाहिए, उससे छोटा अगर टुकड़ा होगा तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। दूसरा अगर आप देखें तो आपका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि स्पोर्स के थ्रू होता है। तो मोस्ट कॉमन स्पोर जो यहां पर देखने को मिले, ये आपको कौन देखने को मिले, जू स्पोर, और नाम ही है जू स्पोर, तो एनिमल लाइक होंगे। जू माने एनिमल लाइक, और एनिमल की खास फीचर क्या है, मोटिलिटी। तो यहां पर ये जो जू स्पोर है, ये कैसे होते हैं, आपके मोटाइल होते हैं, यानी इनके ऊपर क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, फ्लैजेला देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर क्या देखने को मिलेंगे आपको, फ्लैजेला देखने को मिलेंगे, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है आपका जूस्पोर, ये जब भी जर्मिनेट करेगा, एक एल्गी ने जूस्पोर बनाए, ये जूस्पोर जब आपके स्पोरेंजिया से, मतलब बेसिकली ये जो जूस्पोर है, ये आपके कहीं भी अच्छी जगह पर जाकर जर्मिनेट कर जाएंगे, फ्रीक्वेंट इनको अच्छी कंडीशन मिल जाएंगी, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली नए नए एल्गी बना सकते हैं। रैपिड रिवीजन, रैपिड रिवीजन कह रहा हूं, रैपिड डिवीजन रेट है इनका, है ना। दिमाग थोड़ा सुबह के टाइम खराब रहता है, तो माफी, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। तो यहां पर क्या है, जूस्पोर जो है, आराम से दोबारा रिपीट करता हूं, जूस्पोर जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें स्पोर बन रहे हैं। वो बैग जब फटा, स्पोर रिलीज हुआ, एक ऐसी जगह जाके गिरेगा जहां आपकी फेवरेबल कंडीशन है, और वहां जर्मिनेट कर जाएगा। और ये बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं स्पोर, तो ये बहुत फ्रीक्वेंट रैपिड डिवीजन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बहुत रैपिड होता है, तो बहुत जल्दी नए एल्गी तैयार कर सकते हैं। ये जो आपका फ्रेगमेंटेशन है, ये भी बहुत जल्दी नया एल्गी तैयार कर सकता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें आपका काफी टाइम लगता है। एंड ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। यहां सीधा सीधा एग्जाम्पल से सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से एल्गी में किस प्रकार के गैमीट बन रहे होंगे। तो मेरे भाई, सबसे पहला आपका जो एग्जाम्पल है यहां, यह है आइसोगैमस कंडीशन। आइसो का मतलब होता है सेम, एन आइसो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना। तो आइसो का मतलब सेम है, यहां पर हमने लिखा भी हुआ है नीचे। एंड एनआईसो का मतलब क्या होता है, एनआईसो मतलब होता है डिफरेंट या नॉन सिमिलर। तो अगर समझ लीजिए आपके आइसोगैमस कंडीशन देखने को मिल रही है, वो भी नॉन फ्लैजेलेटेड, तो ये स्पाइरोगायरा में देखने को मिलेगी। यानी आइसोगैमस कंडीशन है, वो भी नॉन फ्लैजेलेटेड। ये आपका दो गैमेट हैं, दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, और दोनों पे कोई फ्लैजेला नहीं है, देन दिस इज कॉल्ड एज आइसोगैमस एंड नॉन फ्लैजेलेटेड कंडीशन स्पाइरोगायरा की। ये दोनों हर चीज में एक जैसे होते हैं। आइसोगैमस मतलब हर चीज में एक जैसे, शक्ल में, अकल में, नस्ल में, हर प्रकार से एक जैसे, एवरीथिंग इज कॉमन। अगर ये फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल आपके गैमेट्स हैं आइसोगैमस, तो ये यूलोथ्रिक्स में हो जाएंगे। यानी यहां पर सेम सेम सी चीज है, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिला, यहां पर इनके ऊपर हमको फ्लैजेला देखने को मिल गए, मोटाइल है। तो दिस इज कॉल्ड एज योर आइसोगैमस कंडीशन, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस कंडीशन यूलोथ्रिक्स में। एनाइसोगैमस कंडीशन पाई जाएगी यूडोरिना में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऊगैमस कंडीशन। ऊगैमस, जब आप फीमेल गैमेट बनाते हैं खुद की बॉडी में भी, जब फीमेल ह्यूमंस के केस में गैमेट बनाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, ऊजेनेसिस। ओवम बनने के प्रोसेस को, ओवम के जेनेसिस के जनरेशन के प्रोसेस को ऊजेनेसिस कहते हैं। ऊ इज अ वर्ड रिलेटेड टू फीमेल, इट इज रिलेटेड टू फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट इज
लार्ज बड़ा होता है और न्यूट्रिएंट स्टोर करता है तो स्टैटिक होता है यानी नॉन मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह भाग के नहीं जा सकता, नॉन मोटाइल होता है। बट मेरे दोस्त मेल गैमेट की अगर आप बात करेंगे तो मेल गैमेट फीमेल के पास चल करके आता है, तो मेल गैमेट जो है क्या होता है, स्मॉल एंड मोटाइल, स्मॉल एंड मोटाइल, करेक्ट है, ये आपका oogamous कंडीशन, ठीक है। oogamous कंडीशन फीमेल गैमेट जो है ये आपका क्या होगा, लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमेट जो है आपका क्या होगा, छोटा एंड मोटाइल होगा, इस प्रकार से। और एनाइसोगैमस में बाकी कुछ भी हो सकता है, मेल बड़ा, फीमेल छोटी, मेल गोल मटोल, फीमेल आपकी थोड़ी अलग प्रकार की, ओवल टाइप की, कुछ भी हो सकता है, बस दोनों अलग दिख रहे हैं तो एनाइसोगैमस। अलग में भी स्पेसिफिक केस है, अगर फीमेल बड़ा और स्टैटिक, मेल छोटा और मोटाइल, तब जाके इसे स्पेसिफिकली oogamous कंडीशन कहा जाता है। तो ये एग्जांपल याद करने हैं बस, क्या, अगर गैमेट्स सिमिलर हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड है स्पाइरोगायरा, सिमिलर है और फ्लैजिलेटेड है आपका यूलोथ्रिक्स, अगर डिसिमिलर है यूडोरिना, अगर मेरे भाई oogamous कंडीशन है तो आपका फ्यूकस और वॉल्वॉक्स में ये केस देखने को मिलता है। मिस्टर वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनियल थे रोनाल्डो मौसी के फुटबॉल की तरह, एंड फ्यूकस में ये केस देखने को मिलता है। ये 5 नाम अगर याद कर लिए तो 4 नंबर का काम, एक क्वेश्चन आपका पेपर में डन हो जाएगा फॉर श्योर, श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इसीलिए सिर्फ 3rd नंबर वाली चीज को हाईलाइट किया है। यानी एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 अलग अलग तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव यानी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में, क्योंकि दोनों के दोनों ही फिलामेंटस हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आपका जूस्पोर के थ्रू, मोस्ट कॉमनली, अलग अलग स्पोर पाए जा सकते हैं पर जूस्पोर मोस्ट कॉमन है। एंड मेरे भाई आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है जहां पर क्या हो रहा है मेरे दोस्त, मेल और फीमेल गैमेट के बीच में मिलन होगा। ये गैमेट्स आपके सिमिलर भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड जैसे स्पाइरोगायरा में, सिमिलर और फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स में, डिसिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि एनाइसोगैमस आपके यूडोरिना में, एंड oogamous भी हो सकते हैं वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में, जहां मेल गैमेट बड़ा और स्टैटिक होगा और आपका फीमेल गैमेट जो है ये आपका कंपैरेटिवली छोटा होगा एंड मोटाइल होगा। ये आपने अभी तक देखा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी का अर्थ है कि एल्गी जो है इस दुनियादारी को क्या प्रदान कर सकते हैं। एल्गी दानी ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ नेचर को दे रहा होता है, तभी नेचर ने उसे बचा रखा है, वरना कब का निपटा चुके होते। हर ऑर्गेनिज्म की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। तो मेरे दोस्त जो एल्गी है ये दुनिया को क्या देता है। अब देखो एल्गी एक प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, तो मैंने इसके लगभग सारे फंक्शन 70-80% फंक्शन फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन से ही निकाल लिए। भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है सर, हम खाना बनाते हैं, प्लांट जो है खाना बनाते हैं, तो हमने CO2 से कार्बन लिया, फिर वाटर लिया और इन दोनों को मिला करके क्या बना लिया, कार्बोहाइड्रेट बना लिया, जो कि हमारा ग्लूकोज है यानी फूड है, ये हम लोगों ने तैयार किया, एंड साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो गई इस प्रोसेस के दौरान। यही आपका फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस कराने के लिए फोटो यानी लाइट चाहिए, एंड मेरे भाई क्लोरोफिल चाहिए जो कि इस लाइट को ट्रैप कर पाए। एकदम सही बात है गुरुजी, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एकदम सही बात। नाउ द पॉइंट इज कि मेरे भाई ये CO2 और H2O जो है इससे आपका फूड और ऑक्सीजन बन रहा है, करेक्ट, एकदम बन रहा है। नाउ ये जो आपका CO2 है इसको फिक्स करते हैं हम लोग, ये जो कार्बन है इसको फिक्स करते हैं, पकड़ पकड़ के फूड बनाते हैं। एटमॉस्फेयर में जो CO2 गैस खुली घूम रही है उसको पकड़ पकड़ के हम लोग उससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। प्लांट अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर करता है, यानी ये जो CO2 पूरी दुनियादारी में घूम रही है इसको पकड़ के मैंने फिक्स कर लिया है, प्लांट ने अपनी बॉडी में फिक्स कर लिया है। इसे हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस। आप मान के हैरान हो जाएंगे कि मेरे भाई दुनिया में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका लगभग आधा, पूरे अर्थ पे जितना फोटोसिंथेसिस होता है उसका लगभग आधा 50% के आसपास एल्गी करते हैं। तो कार्बन फिक्सेशन इनका पहला काम हो गया। दूसरा काम, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो अपने आसपास, क्योंकि अधिकतर पानी में रहते हैं, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, तो ये अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में अपने आसपास क्या करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को भी अच्छा खासा रखेंगे, क्योंकि ये खाना बना रहे हैं, खाने के साथ ऑक्सीजन फ्री बन रही है, तो ये अपने आसपास इमीडिएट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये 2 काम हमें यहीं से याद हो गए। और जो मेन काम यहां हो रहा है वो है खाना बन रहा है, यानी मेरे भाई पानी में अगर एल्गी रहते हैं और ये खाना बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर का अगर काम करते हैं, प्रोड्यूसर मतलब खाना प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स,
तो अधिकतर जो आसपास के एनिमल्स हैं या जो खाना ना बनाने वाले लोग हैं वो सीधा सीधा एल्गी पे डिपेंड कर रहे होंगे खाने के लिए, बिल्कुल डिपेंड कर रहे होंगे। सो इट इज द मेन कंपोनेंट और प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। इसे प्रोड्यूसर कहा जाता है एक्वेटिक फूड चेन का, यानी मेरे भाई यहां पर आपका ये खाना बना रहे होते हैं, है ना। और 70 से भी ज्यादा ऐसी मैराइन एल्गी की स्पीशीज हैं, ऐसी मैराइन एल्गी की स्पीशीज है जो कि आपका क्या कर सकती हैं, फूड बना सकती हैं और इनको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं। इनमें से सबसे कॉमन है एलपीएस, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड नहीं है, एलपीएस। ये है आपका लेमिनेरिया, पोरफायरा एंड सार्गासम। इन 70 मैराइन एल्गी की स्पीशीज में से 3 नाम है एलपीएस, लेमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गासम, जो खूब खाना बनाते हैं। तो 3-4 चीजें तो हमने सीधी याद कर ली भाई। CO2 और वाटर को मिलाकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने खाना बनाया और ऑक्सीजन रिलीज किया। अब CO2 को हम यूज कर रहे हैं, यानी CO2 को हम फिक्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, तो CO2 फिक्सेशन कौन कराता है, आपका CO2 फिक्सेशन एल्गी कराता है। दुनिया में जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, CO2 फिक्सेशन हो रहा है, उसका लगभग 50% एल्गी कराता है, पहला काम। ऑक्सीजन ये अपने इमीडिएट एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, तो आसपास के ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिलती है, दूसरा काम। फूड ये बना रहा है, तो एक्वेटिक फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर है, ये खाना बनाता है, तो अधिकतर ऑर्गेनिज्म इस पर डिपेंड करते हैं, तीसरा काम। और 70 से भी ज्यादा मैराइन खारे पानी में पाई जाने वाली एल्गी है जिनको ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, जैसे एलपीएस, लेमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गासम, ये है इसका तीसरा काम, चौथा काम, जो भी आप बोलना चाहो। इतने हमने सीधे सीधे देख ली, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसके अलावा और भी काम है, और भी चुटर पुटर काम है, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक और केमिकल यहां पर बनता है जिसे कहते हैं अगार। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। दोनों के दोनों क्या है, रेड एल्गी है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे अभी। अगला जो लेक्चर होगा जिसमें मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट कंप्लीट कराऊंगा, वहां आप पढ़ेंगे जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया के बारे में, जहां मैं आपको रेड एल्गी के एग्जांपल्स बताऊंगा। तो ये एक केमिकल बनाते हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जिसे अगार कहा। ये अगार वो केमिकल है जो कि सॉलिडिफाइंग एजेंट है, यानी ये चीजों को क्या कर देता है, सॉलिड कर देता है, कठोर कर देता है। अर्थात गुरुजी कठोर कर देता है माने, समझ लीजिए आपको आइसक्रीम बनानी है, तो आप लिक्विड आइसक्रीम थोड़ी बनाओगे, सॉलिड आइसक्रीम बनाओगे। कौन करेगा उसे सॉलिडिफाई, अगार। आप जेलीज बनाते हो तो दे आर नॉट लिक्विड, दे आर जेल्स, थोड़े से सॉलिड हो जाते हैं। कौन करता है उन्हें सॉलिड, अगार। आपको कोई बैक्टीरिया उगाना है कल्चर प्लेट में, तो लिक्विड पे थोड़ी उगाओगे, एक जगह से दूसरी जगह उस बैक्टीरिया को उठा के ले जाने में प्रॉब्लम होगी, कभी रेफ्रिजरेटर में रखना है, कभी -20 में रखना है, दिक्कत हो जाएगी। तो एक सॉलिड सरफेस चाहिए, तो उस बैक्टीरिया के खाने पीने का मीडियम जो है ना, कल्चर मीडियम, उसमें भी थोड़ा आप अगार ऐड कर देते हो तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया मस्त टिक के बढ़िया ग्रोथ कर पाता है। बैक्टीरिया ऐसे हिलता ही जा रहा है, अरे भैया लिक्विड पे तो ग्रोथ थोड़ी कर पाएगा, पूरा ध्यान तो उसका अपनी जान बचाने पे होगा कि कहीं मैं गिर के मर ना जाऊं। तो मेरे भाई जब सॉलिडिफाइंग एजेंट डाल दिया जाता है कल्चर मीडिया में, तो बैक्टीरिया उसके ऊपर मस्त दम लगा के बैठ जाता है और उसका पूरा ध्यान फिर रिप्रोडक्शन पे होता है, तो वो रिप्रोड्यूस करता 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 चला जाता है, अपने नंबर्स को बढ़ाने पे, कॉलोनी बनाने पे उसका पूरा फोकस रहता है कि मैं कैसे लाखों अलग अलग बैक्टीरिया बना पाऊं। यस, तो सॉलिडिफाइंग एजेंट है, तो आइसक्रीम भी बना सकता है, जेलीज भी बना सकता है, कल्चर मीडिया को भी ये क्या कर सकता है, सॉलिडिफाई कर सकता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़िया हो पाए। ये इसका एडिशनल काम है, अगार बनाना। देन कुछ आपके मेराइन एल्गी हैं जो क्या बनाते हैं, हाइड्रोकोलॉइड बनाते हैं। हाइड्रोकोलॉइड मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जो पानी के साथ बढ़िया इंटरेक्शन कर सकते हैं, जो पानी को होल्ड कर सकते हैं। जैसे एक है आपका एल्जिन नाम का हाइड्रोकोलॉइड, जो कौन बनाता है, ब्राउन एल्गी, तो AB से याद कर लो, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट है। और दूसरा है कैराजीन, जिसमें RR का साउंड आ रहा है, ये बनाता है रेड एल्गी, तो RRR से याद कर लो, है ना, ये याद कर लिया हमने। तो RRR तो सीधा याद हो जाएगा, कैराजीन, रेड एल्गी, एल्जिन, ब्राउन एल्गी। तो 3 प्रकार की एल्गी होती हैं, दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, जो कि आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, क्योंकि नाम में ही क्लोरो आ रहा है, ग्रीन कलर से संबंधित। ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फायोफाइसी, एंड रेड एल्गी को रोडोफाइसी। रोडो में R और D का साउंड आ रहा है, रेड कलर का साउंड आ रहा है, तो उसे रोडोफाइसी कहते हैं। तो रेड एल्गी बनाएगा कैराजीन नाम का हाइड्रोकोलॉइड, एंड ब्राउन एल्गी बनाएगा एल्जिन नाम का हाइड्रोकोलॉइड। क्लोरेला जो है ये आपका बहुत हाईली रिच होता है प्रोटीन में, इससे खूब प्रोटीन बनता है, इसीलिए स्पेस ट्रेवलर्स जो है, जो स्पेस में जाते हैं, इनको आपका क्लोरेला की गोली बना के दी जाती है, उससे एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन की गोली बना के दी जाती है, जिससे जो स्पेस ट्रैवलर है उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि ऊपर बहुत कंडेंसली पैक्ड फूड आप ले जा सकते हो, आलू के पराठे नहीं ले जा सकते। सो अल्टीमेटली क्या है, वहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें ले जानी है जो बहुत लाइट हो लेकिन न्यूट्रिशनली रिच हो, तो वहां आपके क्लोरेला के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। तो इसे सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास क्या था, यूनिसेलुलर एल्गी थे।
तो ये यूनिसेलुलर है क्लोरेला, तो ये क्या करता है आपका बढ़िया प्रोटीन बनाता है, इसे सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है, ऐसे प्रोटीन जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने बनाए हैं। और ऐसे ही स्पाइरुलिना करके भी आपका ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है, उसका भी नाम आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो। एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, वो भी शायद हमने ऐड किया होगा क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करके चैप्टर आता है 12th में, उसमें भी उसका जिक्र आता है, तो वहां पर भी पढ़ा दिया जाएगा। दिस इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो सारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से हमने निकाल ली, मोस्टली तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस। बची हुई जो थी उसमें आपके हाइड्रोकोलॉइड्स थे, आपका क्लोरेला था और आपका अगार था जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से बना। अब कुछ सवालात कर लेते हैं जिससे कि हम लोग थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाए इस टॉपिक को लेकर के। हाइड्रोकोलॉइड कैराजीन कौन बनाता है? कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, गुरुजी कैराजीन आरआरआर बनाया था रेड एल्गी ने, तो फायोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी नहीं, क्लोरोफाइसी एंड ब्राउन एल्गी नहीं, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी दोनों नहीं, सिर्फ रोडोफाइसी, सिर्फ आपका आरआरआर यानी रेड एल्गी जो है इससे आपका बना था। एकदम करेक्ट बात हो जाती है। 2022 का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन? 2021 में, यानी देखो कितनी जल्दी रिपीट हुआ है सवाल, कितनी जल्दी रिपीट हुआ है। ये आपका किससे बनता है? रेड एल्गी से बनता है। अगेन आपका सवाल रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर यूनिसेलुलर एल्गी? इनमें से यूनिसेलुलर कौन है? बता दो ना भाई। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, एडवांस होते हैं। एनाबीना और वॉल्वॉक्स, भाई ये जो एनाबीना है ये आपका बैक्टीरिया था, एल्गी है ही नहीं। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, भाई क्लोरेला जो है ये आपका यूनिसेलुलर एल्गी है। लेमिनेरिया एंड सार्गासम आपके बड़े बड़े होते हैं, यानी क्लोरेला से ही आपको यहां पर उत्तर निकाल लेना था। क्लोरेला आता, क्लेमाइडोमोनास आता, तो आपका आंसर निकल आता। ये वही आपका स्पाइरुलिना है जो क्या बनाता है? सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है। अभी मैंने इसका जिक्र भी किया था, आप चाहें तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज एक्स्ट्रा मिले उसको। सिंगल सेल प्रोटीन, करेक्ट, सिंगल सेल प्रोटीन ये आपका बना रहा होता है। आगे देखिए, फाइकोएरिथ्रिन इज मेजर पिगमेंट इन, ये आपको कल पढ़ाया जाएगा लेकिन अभी सवाल आ गया है तो देख लेते हैं। फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, जैसे एरिथ्रोसाइट आर योर रेड ब्लड सेल, एरिथ्रिन का मतलब होता है रेड। तो मेरे भाई यहां पर आपका रेड एल्गी आंसर आ जाता है। हालांकि कल का टॉपिक है, यानी अगले लेक्चर में आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं कि सर हमसे सवाल नहीं बना, कोई बात नहीं। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी का एक ही एग्जाम्पल है आपके पूरे के पूरे इस चैप्टर में, दैट इज योर वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स रोनाल्डो मौशी के फुटबॉल को हम लोग यहां पर क्लिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से गंदी बात कौन सी है, ये हम लोगों को देखना है। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, एकदम सही बात है, जो कि रेड एल्गी है। लेमिनेरिया पोरफायरा सार्गासम को खाया जा सकता है। 70 प्लस मैराइन एल्गी की स्पीसीज है जिनको खाया पिया जा सकता है, उसमें से एलपीएस 3 थी जो मैंने आपको बताई थी। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उससे ऑक्सीजन निकलता है। अगला है एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, ए बी से याद कराया था, एल्जिन बनाता है आपका ब्राउन एल्गी ना कि रेड। एंड कैराजीन जो है ये आपका बना रहा होता है रेड एल्गी ना कि ब्राउन। ये उल्टा पुल्टा कर दिया है तो उत्तर क्या आ जाता है मिस्टर? डी आ जाता है। बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइसोगेमस कंडीशन, वो भी नॉन फ्लैजिलेटेड। भाई आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड होता तो यूलोथ्रिक्स, आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड है तो क्या हो गया आपका? स्पाइरोगायरा हो गया। एन आइसोगेमस हो जाता तो यूडोरिना, एंड वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में ऊगेमस कंडीशन हो जाती। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात का पता लगाना है, पता लगा लेते हैं। क्लामाइडोमोनास एक्सिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी एंड फ्यूगस शो ऊगेमी। तो फ्यूकस जो है ये ऊगेमी शो करता है, ये बात एकदम करेक्ट है। क्लामाइडोमोनास शो करता है या नहीं आइसोगेमी एनाइसोगेमी? वैसे करता है, बट स्टिल इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करा देंगे आपके नोट्स में, ठीक है। आइसोगेमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन बिहेवियर। आइसो मतलब सेम, हर चीज में आपके सेम होते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन हर प्रकार से। आइसोगेमिट्स की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, जहां आपने आइसोगेमेट लिखा है, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन बिहेवियर। एनाइसोगेमस जो है, एनाइसोगेमस दैट डिफर ये डिफरेंट होंगे किसी भी चीज में, या तो स्ट्रक्चर में, फंक्शन में या बिहेवियर में, तभी आपके डिसिमिलर है, तभी एनाइसोगेमस का। इन oogamous रिप्रोडक्शन फीमेल गैमेट इज स्मॉलर, ये गलत हो गया, यानी ये आपका आंसर हो जाता है, रॉन्ग स्टेटमेंट ये। फीमेल गैमेट आपका बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट आपका छोटा और मोटाइल होता है, ये गलत हो गया। यानी यहां पे हमें सीख मिली इस कहानी से, गुरुजी हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्लेमाइडोमोनास को अलग से एक एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें आइसोगेमी एनाइसोगेमी दोनों हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे इसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी नोट्स के अंदर। पहले एनसीईआरटी में बात दी हुई थी, अब नहीं दी हुई है, पर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो चाहो तो नोट कर सकते हो। यह आपका आज का कार्यक्रम है। यस, छोटू सा लेक्चर, प्यारा सा लेक्चर, जस्ट लाइक एवरीडे। शुरू में बर्डन नहीं देंगे, 3 लेक्चर में आराम से प्लांट किंगडम को कवर करेंगे। एनिमल किंगडम को जितने एलोकेटेड लेक्चर हैं उससे कम में ही कवर करेंगे, अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि कुछ लेक्चर्स जो है मैं चाहता हूं शुरू शुरू में आसानी से चले हम। आप मेरे को मिसजज मत करना कि सर जो है
बहुत कम कंटेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं, कंटेंट हैवी है, डेंस है। हम लोग समझने पे पूरा फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करिए आप। बढ़िया तरीके से जितने क्वेश्चन हो सकेंगे वो मैं क्लास में करा दूंगा। कोई और अगर चीज आपको चाहिए तो मुझे बताते रहिए। आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, जो कि आप लोगों के लिए आती रहेंगी विद टाइम, है ना। थोड़ा सा शुरू में हम पेस बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आज हम लोगों ने ठीक कंटेंट पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का पूरा टेबल, जहां पांचों कैटेगरीज के बारे में हमको 5-5, 7-7 पॉइंट पता लग चुके हैं। फिर हमने एल्गी का बेसिक अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन छोड़ के सब पढ़ लिया है। बेसिक अकाउंट पढ़ लिया है, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, एंड चुटर पुटर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और छोटी मोटी चीजें और पढ़ ली। अब एक ही आपका टॉपिक बचता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी और उसके एग्जांपल्स, बस। तो कल शुरू के कुछ टाइम में आपके ये टॉपिक्स हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स, और उसके बाद आपका ब्रायोफाइट स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये एक ही लेक्चर में आपके रैप हो जाएंगे, एंड देन आप एनिमल किंगडम की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए मेरे भाई, कुछ टॉपिक्स होते हैं कंसेप्चुअल, और उन कंसेप्चुअल टॉपिक्स को खींचा जा सकता है क्योंकि वो समझने के हैं, उन पे खेला जा सकता है, बड़े लेक्चर्स बनाए जा सकते हैं, 2, 2.5, 3 घंटे का भी लेक्चर बनाया जा सकता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं याद करने के, जब याद करने की चीजें चल रही हो, थोड़ी सी रट्टाबाजी की चीजें चल रही हो, तो दिन में लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, पागल मत हो जाओ चीजों के पीछे कि नहीं मुझे सिलेबस पूरा करना है। वो सिलेबस पूरा करना है, वो जो खेला जा सकता है वो कहां खेला जा सकता है, उस चीज का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। जेनेटिक्स में खेला जा सकता है क्योंकि समझने की चीजें हैं, अगर एक बार समझ ली दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। डेटा बहुत कम है, यहां डेटा बहुत ज्यादा है, हर दूसरी इलाके में कोई ना कोई नाम छुपा हुआ है। मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में खूब आपके नाम छुपे हुए हैं, खूब डेटा है। इकोलॉजी में खूब डेटा है, इसको धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना आवश्यक है। जेनेटिक्स खेल जाओ, बायोमोलिक्यूल खेल जाओ, कौन मना कर रहा है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खेल जाओ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन खेल जाओ, ह्यूमन फिजियोलॉजी खेल जाओ, कोई मना थोड़ी करेगा। प्लांट फिजियोलॉजी खेल जाओ। वहां पे अगर आप मेरे को बोलोगे सर रेस्पिरेशन 2 टुकड़ों में करा दो, 3 टुकड़ों की जगह 2 पार्ट्स में सर खत्म करा दो, बड़े बड़े लेक्चर लेके खत्म हो जाएगा। आप कहो सर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 टुकड़ों में करा दो, करा दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर आप मुझसे बोलें कि सर प्लांट किंगडम 1 लेक्चर में करा दो, ये मेरा मन कतराएगा इसमें, क्योंकि मुझे पता है मैं तो करा दूंगा, मेरा तो भाई काम ही है पढ़ाना, मैं तो पढ़ा दूंगा। आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि भैया मेरी जो है बैंड बज गई है आधे रास्ते में ही, और अब मैं डीमोटिवेट हो चुका हूं खामखा में ही, जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू ओवर ईट। 3 टाइम का खाना 3 टाइम में ही खाया जाए तो बेहतर है। तो मुझे अपने हिसाब से चीजों को तोड़ने दीजिए, पढ़ाने दीजिए मस्त तरीके से, नंबर पूरे आएंगे। उस चीज का हम लोग एक एम लेकर के चल रहे हैं। कुछ चैप्टर्स जहां भागा जा सकता है वहां आपका भाई आपको खूब भगाएगा, जहां इत्मीनान से चलना चाहिए, पैर घसीट घसीट के, सब्र के साथ, वहां सब्र के साथ चलो। थ्योरेटिकल टॉपिक्स में भागने की जल्दबाजी मत करना। एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी तक तो एटलीस्ट मत भागना। एनिमल टिश्यू कंसेप्चुअल है, भगा दिया जाएगा। कॉकरोच फ्रॉग आपको वैसे ही बहुत बुरे लगते हैं, थोड़ा सा स्लो चलेंगे। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल से पूरी यूनिट भगाई जा सकती है। मतलब हो सकता है 2-2 लेक्चर में ही एक चैप्टर खत्म हो रहा हो। फिर आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी भगाई जा सकती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी भगाई जा सकती है। फिर अचानक से ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिनमें हम एक एक लेक्चर की एज ले रहे होंगे। जितने एलोकेटेड लेक्चर्स हैं उनसे एक एक कम में ही मैं पूरा करा दूंगा। बड़े लेक्चर देके आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, वहां बड़े लेक्चर से आप डरोगे नहीं, क्योंकि सारी चीजें समझने की है, बेहतर है। यहां दिक्कत हो जाएगी, यहां खेलूंगा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं कमेंट्स देखता हूं, आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी राइटिंग के लिए माफी, राइटिंग ही ऐसी है, लेकिन जब आप नोट्स को पढ़ेंगे, दे आर वेरी कंसाइज, दे आर वेरी प्रिसाइज, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर कंप्लीट, दे हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एक बार बस इन नोट्स को, लेक्चर्स को देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेडिजी खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। बाकी अधिकतर चीजें यहां पर आपकी कवर हो जाती है जहां से पेपर बनता है, बट स्टिल एक बार अपनी मन की शांति के लिए आप एनसीईआरटी की हल्की सी रीडिंग ले सकते हैं, राइट। अलग जो टॉपिक्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, वो भी मैं कराऊंगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस अवेलेबल रहे, जितना मैं करा दूं उतना पढ़ लें बस। साथ साथ मैं कोशिश करूंगा मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालूं, आपको 350 से 360 के बीच में ही कहीं मैं टिका दूं। यानी 2 क्वेश्चन भी आप अपनी गलती से गलत कर गए तो अलग बात है, या आउट ऑफ द बॉक्स एकदम एकदम दुनिया से ही हटके सवाल आ गए तो अलग बात है, अदरवाइज वो क्वेश्चन हिलेगा नहीं। तो एकदम इत्मीनान से, चिंता मुक्त होकर अपनी तैयारी करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑलराइट, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव। और दोस्तों मंडे का जो लेक्चर है, अभी आज सैटरडे है, मंडे का जो लेक्चर हो सकता है शाम में आए, आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है आपका जल्दी भी आ जाए, हो सकता है शाम में आए। द रीजन बीइंग, क्योंकि अभी मुझे किसी काम से नागपुर जाना पड़ रहा है, एक इवेंट है हमारा पीडब्ल्यू का ही, तो हो सकता है मैं लेट आऊं थोड़ा सा। मंडे को मेरी फ्लाइट हो सकता है थोड़ी सी हिल जाए, तो अल्टीमेटली वेन एवर आई रीच बैक होम आई रिकॉर्ड अ सेशन एंड आप तक वो पहुंच जाएगा। तो अगर मेरी क्लास थोड़ी सी लेट आती है तब तक आप अपना बैकलॉग क्लियर करिए। मैं पहले ही इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, जिससे आप बहुत ज्यादा वेट ना करें।
है ना, आपका काम अच्छे तरीके से चलता रहे। तो अगर जब भी क्लास आती है आप उसको इत्मीनान से देखिएगा, प्यार से देखिएगा और अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा। तब तक पीछे का जितना कंटेंट है इसको आप रिवाइज करते हुए चलेगा। ऑलराइट, चल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, शुक्रिया, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, लव यू ऑल, बाय बाय।